यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली बार हमने देखा था कि इथिलिन के अपोस्टल्स इस दुनिया में कैसे आए। इस धरती पर कोई गॉड नहीं है, इसलिए बाहर के डायमेंशन के गॉड्स ने अपनी आर्मी भेज दी ताकि वो इस दुनिया पर कब्जा कर सके। लेकिन जैसे ही उनकी आर्मी यहाँ पहुंची, उनका सामना हुआ संग जिन्वू से। और जैसा कि तुम जानते हो, जिन्वू और उसकी शैडो आर्मी ने उन्हें बुरी तरह हराकर वापस भेज दिया। इसके बाद इथिलिन के अपोस्टल ने एक नया प्लान बनाया। उसने खुद को 5 टुकड़ों में बांट दिया और हर टुकड़ा इस दुनिया में भेज दिया। इसी तरह धीरे धीरे पृथ्वी पर अपोस्टल्स आने लगे। फिर एयरपोर्ट पर जो जंजन ब्रेक हुआ वो भी अपोस्टल्स की चाल थी। उस ब्रेक में कई लोग मारे गए, लेकिन सही वक्त पर जिन्वू पहुंचा और सबको बचाया। लड़ाई काफी मुश्किल थी क्योंकि मॉन्स्टर बहुत स्ट्रांग था। वहीं हमें पहली बार चाहा इनकी एंट्री भी देखने को मिली। उसने आते ही एक ही वार में सबको खत्म कर दिया। और फिर चैप्टर के अंत में हमने देखा कि अपोस्टल का तीसरा फ्रैगमेंट भी जिन्वू के सामने आ गया और उसने कहा कि अब वो जिन्वू को अपना बिलीवर बनाएगा। यहीं पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सहो से। स्टार्ट में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां सहो काफी थका हुआ बैठा होता है। तभी बैरू से देखकर कहता है कि आपको देखकर लग रहा है बहुत थक चुके हैं। सहो भी मान लेता है और बोलता है कि कैसे ना थकूं, मेरे अंकल ने तो बहुत लंबा लेक्चर डाल डाला। अंकल गुस्से में थे, लेकिन उनके शब्दों में प्यार था। उन्होंने कहा कि हाँ, दुनिया को बचाना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी जान सबसे जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगा। ये सुनकर सहो थोड़ा भावुक हो जाता है और सोचता है कि शायद माँ और पापा सच में मेरी फिक्र कर रहे होंगे। इसके बाद शैडो डंजन का सीन आता है। सहो कहता है कि उसे रेस्ट करने का टाइम नहीं है क्योंकि वो डेली क्वेस्ट मिस नहीं कर सकता। तभी उसे पता चलता है कि डेली क्वेस्ट के सारे मॉन्स्टर्स पहले ही मारे जा चुके हैं। सहो हैरान रह जाता है और तभी सामने आते हैं एल और अमू। एल बताती है कि अमू ने सारी रात में सारे गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए। अमू कहता है कि जैसा वादा किया था उसने किसी ह्यूमन को नहीं मारा। सहो थोड़ा परेशान होता है कि अगर सब मॉन्स्टर्स पहले ही खत्म हो गए तो उसका क्वेस्ट अधूरा रह जाएगा। लेकिन अमू उसे ऑफर देता है कि अगर ताकतवर बनना है तो वो खुद उसे ट्रेन करेगा। ये सुनकर सहो चौंक जाता है, लेकिन मान भी जाता है। तभी सिस्टम से नया क्वेस्ट आता है, प्रिपरेशन टू बिकम स्ट्रांग। सहो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और अमू कहता है कि अब से उसे पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स और रनिंग सब करना होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये सब एक्सरसाइज उसे अमू को अपनी पीठ पर उठाकर करनी होगी। सहो का चेहरा उतर जाता है क्योंकि अमू का साइज और वजन दोनों बहुत ज्यादा है। अमू उसे देखकर हंसता है और कहता है कि साइज में छोटा कर सकता हूं क्योंकि कई बार रीजनरेशन के बाद उसने अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख लिया है। और देखते ही देखते अमू छोटा होकर सहो के बराबर हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब सहो थोड़ा रिलैक्स होता है और सोचता है कि शायद अब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे अमू उसकी पीठ पर बैठता है, जमीन फटने लगती है और सहो का दम निकल जाता है। तब अमू बताता है कि हाँ, साइज तो छोटा हो गया है, लेकिन वजन वही का वही है। ये सुनकर बैरू और एसिल दोनों डर के मारे सन्न रह जाते हैं। तो भाई लोगों, सीन की शुरुआत होती है सहो से। वो पुशअप्स कर रहा है, लेकिन हालत उसकी खराब हो चुकी है। वो हाफते हुए कहता है, क्या मुझे ऐसे ही 100 पुशअप्स करने पड़ेंगे? लग रहा है अभी मेरे हाथ टूट जाएंगे। अमू से सख्ती से कहता है कि हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें करना ही होगा। अपने आप को तोड़कर और फिर से रीजेनरेट करके ही तुम ताकतवर बन सकते हो। अब सीन कट होता है और हम एक दूसरी जगह पहुंचते हैं, पाजू फील्ड टाइप डेंजर एरिया में। यहाँ हम देखते हैं कि स्टारडस्ट की स्मगलिंग चल रही है। लिमिन्स यांग एंट्री मारता है और कहता है कि अरे, तुम लोग फिर से शुरू हो गए, ये सब कब तक चलेगा? उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है जो लिमिन को ताने मारता है कि तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हें इसका हिस्सा बनने का मौका मिला है। चुने हुए लोग ही असली सेवियर हैं, उन्होंने ही हमारी गंदी लाइफ से हमें निकाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें डेमन मुर्मू दिखता है जो स्टारडस्ट फैक्ट्री का ध्यान रख रहा होता है। लिमिन गुस्से में अपनी तलवार से हमला करता है और कहता है कि तुम जैसे मॉन्स्टर्स मेरी लाइफ जज करने वाले कौन होते हो? क्या मरने का शौक है तुम्हें? वो मॉन्स्टर फिर लिमिन को चढ़ाता है और बोलता है कि वो बच्चा कहाँ है। लिम किंग को जल्द ही कोरिया लौटने वाला है, उसे कह देना कि अपना वादा पूरा करे। साथ ही वो पत्थर दिखाकर कहता है कि तुम्हारे पास भी ये है ना, लेकिन तुम इसका यूज क्यों नहीं करते? इसके बाद वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि चुना हुआ सेवियर तब आया था जब शैडो मोनार्क ने डेमन रेल में सब तबाह कर दिया था। उसी की वजह से स्टारडस्ट बना और हम ट्रेटर्स को हराने में सफल हुए। अगर तुम भी उसे फॉलो करोगे तो तुम्हें भी ताकत मिल सकती है। लेकिन लिमिन उसे ठुकरा देता है और कहता है कि मुझे ये सब बकवास नहीं चाहिए, मैं उस घटिया चीज को कभी लेने वाला नहीं हूं। वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते सोचता है कि मुझे बस इतना करना है कि ये सब चलता रहे जब तक वो बच्चा लिम किंग को खत्म ना कर दे। उसके बाद मैं हंटर एसोसिएशन को सब रिपोर्ट कर दूंगा। इसी बीच एक लेडी उसे छुपकर देख रही होती है और खबर सीधे हंटर एसोसिएशन चेयरमैन तक पहुंच जाती है। चेयरमैन कहता है कि लगता है यही वो जगह है जहां स्टारडस्ट बनाया जा रहा है। फिर वो बात करता है कि एयरपोर्ट डंजन ब्रेक के दौरान जितने भी हंटर्स थे उन्हें कुछ भी याद नहीं है क्योंकि सबने स्टारडस्ट कंज्यूम किया था और अलग अलग जगह पर भी हंटर्स अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। अब ये साफ है कि एसोसिएशन को स्टारडस्ट पर बैन लगाना ही होगा। इसके बाद चेयरमैन बू को बुलाकर कहता है कि हमें लिमिन सियांग के पीछे जो भी है उसे ढूंढना होगा और साथ ही ये भी तय होता है कि बाकी हंटर्स एसोसिएशन की मदद करेंगे।
अब सीन शिफ्ट होकर वापस आता है सहो पर। उसके हाथ खून से लथपथ हैं क्योंकि उसने लगभग 100 पुशअप्स पूरे कर लिए हैं। अमू कहता है यंग मोनार्क बस इतने में हार मान गई, ये तो भी शुरुआत है। दूसरी तरफ बैरू और एसिल सहो की हालत देखकर गुस्से में आ जाते हैं और बैरू चिल्ला उठता है कि तुम बेवकूफ क्रोकोडाइल, हमारे यना के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये ट्रेनिंग बंद करो। लेकिन तभी सहो धीरे धीरे उठता है और कहता है स्टेटस विंडो। सामने उसके हीलिंग पोशन आ जाता है जिसे पीकर वो फिर से रिकवर करता है और कहता है कि ये सच में कमाल है। मैं सच में ताकतवर बनना चाहता हूं, मैं लिविन सियांग से लड़ पाना चाहता हूं। अब सिर्फ 3 टास्क बाकी हैं। ये सुनकर अमू मुस्कुराता है और बाकी सब चौंक जाते हैं कि सहो इतनी हालत में भी हार मानने को तैयार नहीं है। बेरू और एसिल काफी टेंशन में है क्योंकि सामने सहो की हालत बहुत ही खराब है। बंदा लगातार ट्रेनिंग करता जा रहा है, इतना कि उसके शरीर से खूब खून बह चुका है और बार बार पोषण पीने की नौबत आ रही है। फिर भी वो रुक नहीं रहा, कंधे पर वजन डालकर उठक बैठक करता जा रहा है। अमू से देखकर सोचता है कि शायद इस ट्रेनिंग से वो नई स्किल हासिल कर पाएगा, लेकिन उससे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि सच में वो इतना कर लेगा। पर एक बात माननी पड़ेगी, सहो कभी हार नहीं मानता, हर हाल में सोल्यूशन ढूंढ लेता है। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती जाती है, इतना कि वो चिल्लाकर कह देता है, आह मेरी पीठ, कोई तो पोषण खरीदो। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है जहां सहो थककर सो गया है और ग्रे उसके ऊपर सोया हुआ है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, क्वेस्ट रिवॉर्ड उपलब्ध है, क्या तुम अपने रिवॉर्ड्स चेक करना चाहोगे? अमू, एसिल और बेरू सब ये सुनते हैं। अमू कहता है कि आज की ट्रेनिंग बस यहीं तक और सहो अपने स्टैट्स चेक करने लगता है। उसे पता चलता है कि इस ट्रेनिंग और डेली क्वेस्ट की वजह से उसकी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों थोड़ी बढ़ गई हैं। सहो खुश होकर अमू से कहता है कि कल भी हम यही करेंगे और उस पर भरोसा रखता है। अमू भी मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद सहो सो जाता है और बेरू से कंबल से ढकते हुए कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बेरू सोचता है अब आखिरकार थोड़ा पर्सनल टाइम मिलेगा और टीवी ऑन कर देता है। टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है। हंटर एसोसिएशन ने नई रेगुलेशंस का ऐलान किया है, खासकर फील्ड टाइप डंजन्स को लेकर। बताया जाता है कि ये नॉर्मल डंजन्स जैसे नहीं होते, इनसे कीमती मटेरियल्स और मैजिक एसेंस क्रिस्टल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइवेट गिल्ड्स को दिए जाते हैं ताकि वो इसका फायदा उठा सके। लेकिन हाल ही में एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट के कारण एसोसिएशन ने तय किया है कि अब इन डंजन्स पर और सख्ती रखी जाएगी। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है लीम इन स्यांग को, जो एक पेपर पढ़ते हुए हैरान है। सामने से कोई बताता है कि ग्रिम रीपर गिल्ड के पास बहुत सारे फील्ड टाइप डंजन्स हैं और ये दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए ऑर्डर आया है कि बी रैंक डंजन पाजू फील्ड, जिसे ग्रिम रीपर गिल्ड कंट्रोल करता है, उसे क्लियर करना होगा। साथ ही लिमिन स्यांग से कहा जाता है कि आधे साल से ज्यादा हो गया है उसने कोई हंटर का काम नहीं किया, इसलिए इस रेड में शामिल होना उसके लिए जरूरी है, वरना उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये सुनकर लिमिन स्यांग समझ जाता है कि इसके पीछे चेयरमैन बू जुल का हाथ है। वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, उसे ये ऑर्डर रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, भले इसके लिए हंटर एसोसिएशन से दुश्मनी क्यों ना करनी पड़े। लेकिन तभी सामने से आवाज आती है, ठीक है, जैसा हंटर एसोसिएशन चाहता है हम तैयार हैं। लिमिन सैंग चौंक जाता है क्योंकि सामने खड़ा था हंटर लिम तगू, जो कि एस रैंक हंटर और ग्रिम रीपर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। उसे देखकर लिमिन सैंग को समझ आता है कि लिम तगू जल्दी जल्दी वापस क्यों आया है, वो उसके रास्ते में आने वाला है। और इसी के साथ माहौल और ज्यादा टेंशन वाला हो जाता है क्योंकि हंटर एसोसिएशन अब जल्द ही हंटर्स को डिस्पैच करने वाली है और सबको अपने अपने पार्टी तैयार रखने को बोला जाता है। इंस्यांग तीकू पर बरस पड़ता है, तुम आखिर कर क्या रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है फील्ड टाइप डंजन्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं? लेकिन तिगू बड़ा कूल अंदाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है हंटर एसोसिएशन का असली मकसद क्या है? क्या वो सच में डंजन्स को खत्म करना चाहते हैं? नहीं, शायद अब वो भी समझ चुके हैं कि तुम क्या कर रहे हो। ये सुनते ही इंसैंग का चेहरा उतर जाता है। वो गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, लेकिन तुमने ना सिर्फ मेरी बात इग्नोर की बल्कि मेरे गिल्ड के मेंबर्स को भी जैसे चाहे इस्तेमाल किया। क्या तुम्हें लगता है मैं अभी भी तुम्हारा ड्राइवर हूं जो तुम्हारे लिए सब क्लियर करता है? उसका गुस्सा साफ छलक रहा था और इंसैंग डर भी रहा था। तभी थिगू का फोन बजता है। वो देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, एक रिक्रूटर ने कांटेक्ट किया है। क्या? नया एस रैंक हंटर कोरिया में प्रकट हुआ है? ठीक है ली, मैं अभी लौटता हूं। जाते जाते वो इंसैंग को घूरते हुए कहता है, बेहतर होगा कि तुम सब कुछ जल्द क्लियर कर लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तिगू वहां से चला जाता है। इंसैंग वहीं बैठा रह जाता है, गुस्से में उबलते हुए। उसके दिमाग में घूमता है, एक और एस रैंक हंटर, कौन इतना लकी निकला? कब तक ये एलियन बच्चा बड़ा होगा? कब दूसरा फ्रेगमेंट आएगा और वो तिगू को मारेगा? तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो स्क्रीन देखकर हंसने लगता है और समझ जाता है कि कौन है ये। धीरे से कहता है, लगता है अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नया एस रैंक हंटर दिखाया जाता है, पार्क दोचन। सब उसे देखकर हैरान है क्योंकि अचानक वो उभर कर सामने आया है। सोएजुंग उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, कांग्रेट्स भाई, वैसे क्या हम पहले कभी मिले हैं? अजीब लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है।
लेकिन पार्क दोजन कहता है बिल्कुल नहीं। सोए तुरंत माफी मांगता है और ऑफर देता है कि वो उसकी टीम ज्वाइन कर ले, मगर दोजन ऑफर ठुकरा देता है और उंगली दिखाते हुए कहता है मैं पहले ही अपनी पसंद की टीम चुन चुका हूं। तभी लिम तिगु भी वहां पहुंचता है और माहौल और दिलचस्प हो जाता है। एक हफ्ते बाद सीन पाजू फील्ड पर शिफ्ट होता है। यहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड से आई बैक मीनहो नजर आती है। वो खुद का इंट्रोडक्शन देती है और सामने लिमन सैंग को देखती है, जो मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे से अपना इंट्रो देता है। बाहर से वो कितना काइंड और जेंटल दिखता है, लेकिन बैक मीनहो सोचती है अंदर से कितना गंदा इंसान है, मुझे सब पता है। आज पाजू फील्ड के अंदर मैं इसे सबके सामने एक्सपोज करूंगी, वो भी अपने हाथों से। लेकिन कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि अब रेड में वो नया एस रैंक हंटर पार्क दोजन भी शामिल है। सब तैयार हो जाते हैं, अपने अपने हथियार उठा लेते हैं और पाजू फील्ड रेड आखिरकार शुरू हो जाता है। कुछ दिन पहले की फ्लैशबैक से, यानी पाजू फील्ड रेड से ठीक पहले, यहां हमें ली मिनस्यांग और उस एलियन किड यानी अपो स्टाइल, जिसने अभी पार्क डोजन का नाम लिया है, के बीच बातचीत दिखाई जाती है। ली मिनस्यांग उसे देखकर कहता है जब से मैं तुमसे मिला था तुम बहुत बड़े हो चुके हो, शायद एलियंस जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। लेकिन अपो स्टाइल कूल अंदाज में जवाब देता है नहीं, मैंने खुद ये रूप चुना है ताकि मुझे कुछ एडवांटेज मिले, ताकत भी बढ़े और मेरा फ्रैगमेंट भी स्ट्रांग हो। लीम फिर पूछता है और ये पार्क डोजन नाम और हंटर बनने का क्या मतलब है? वो कहता है भाई ये नाम तो बस पब्लिक के बीच घुलने मिलने के लिए है, और हंटर बनने से मुझे बाहर मूव करने की आज़ादी मिल जाती है। ये सुनकर इन स्यांग भड़क उठता है, तुम्हारे एयरपोर्ट वाले काम की वजह से सारा शक अब मुझ पर आ रहा है। अगर यही चलता रहा तो पाजू फील्ड हमारे हाथ से निकल जाएगा और एसोसिएशन के पास चला जाएगा, फिर सबकी निगाहें हम पर होंगी। लेकिन अपो स्टाइल मुस्कुराकर कहता है आराम करो इंस्यांग, मैंने ग्रिम रीपर गिल्ड ज्वाइन इसीलिए किया है ताकि ये सब ना हो। जब मैं रेड पार्टी में जाऊंगा मैं सब हंटर्स को अपने बिलीवर्स बना लूंगा, और जब वो मेरे अंधे फॉलोअर्स बन जाएंगे तो अब उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सुनकर इंस्यांग खुश हो जाता है और कहता है सही है, शुरुआत से ही स्ट्रांग मूव। फिर वो पूछता है लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारे इस रूप में तुम एस रैंक हंटर लिम तिगु को हरा पाओगे? अपो शांति से बोलता है हाँ, मैं अपने प्रॉमिस पर कायम हूं, और अब जब मैं उससे मिल चुका हूं तो पक्का कह सकता हूं अगर फाइट हुई तो मैं जीत सकता हूं। इंस्यांग हंस पड़ता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम दोनों मर भी जाओ, बस अपना प्रॉमिस पूरा करना। सीन बदलकर जाता है हंटर एसोसिएशन की तरफ। यहां डिस्कशन हो रहा है पाजू फील्ड रेड के बारे में। सब कहते हैं हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास व्हाइट टाइगर गिल्ड से बैक मिनो है और सुई जंग जैसे स्ट्रांग हंटर्स भी हैं। हाँ, नया एस रैंक पार्क डोजन जरूर अनएक्सपेक्टेड फैक्टर है, लेकिन उसने ग्रिम रीपर गिल्ड ज्वाइन किया है तो मामला इन स्यांग के फेवर में ही जा रहा है। लेकिन एसोसिएशन का ऑफिशियल एक और बात सोच रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि इस रेड में सोहो भी शामिल हो रहा है। यह सिर्फ एक एग्जीबिशन क्रू का हिस्सा है, लेकिन क्या यह सच में कोइंसिडेंस है या फिर किसी बड़े प्लान का हिस्सा? अगर ये सोहो का मास्टर प्लान है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। अब सीन कट होकर रेड के अंदर आता है। अचानक एक खतरनाक लिजर्ड मॉन्स्टर आग उगलते हुए हंटर्स पर अटैक कर देता है। हंटर्स की हालत खराब हो जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तभी एंट्री होती है बैक मिन्हो की। वो तेजी से दौड़ती है और मॉन्स्टर के मुंह पर जबरदस्त पंच मारती है, खून की धार निकल जाती है। फिर एक और मॉन्स्टर पीछे से आता है, लेकिन वो हवा में छलांग लगाकर उसे भी एक ही हिट में खत्म कर देती है। दोनों मॉन्स्टर्स वहीं ढेर हो जाते हैं। मिन्हो पीछे देखती है और नोटिस करती है कि इन स्यांग पूरा टाइम बस तमाशा देख रहा था। वो सोचती है वाह, इतना घटिया इंसान, ये हंटर बना है, वो भी ए रैंक, और लड़ाई में जरा सा भी हाथ नहीं लगाया। क्या इसे लगता है हंटर बनना मजाक है? तभी एक और मॉन्स्टर पीछे से मिन्हो पर झपटता है। वो चौंक जाती है, सोचती है ओह नो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। लेकिन उससे पहले ही अचानक पार्क डोजन वहां आ जाता है। बस अपने हाथ की हल्की सी मूवमेंट, जैसे एक थप्पड़, और मॉन्स्टर जमीन में धस कर ढेर हो जाता है। डोजन शांत खड़ा रहकर कहता है। तभी पार्क डोजन उसकी तरफ देख के कहता है हंटर मिन्हो, प्लीज बी केयरफुल। मिन्हो चौंक जाती है, सोचती है ये सैलामेंडर्स को इतनी आसानी से बस एक अटैक में खत्म कर दिया, और ऊपर से ये रेड में कैजुअल कपड़े पहन के आया है। मुझे लगा ये तो कोई बच्चा है, लेकिन असल में ये तो एस रैंक हंटर है। फिर हम देखते हैं पार्क डोजन को, जो एक एक करके सारे सैलामेंडर्स के सिर अलग कर रहा है। मिन्हो हैरान होकर सोचती है आई गेस एस रैंक हंटर्स सच में किसी और ही लेवल के होते हैं। कुछ देर बाद सारे मॉन्स्टर्स क्लियर हो जाते हैं। पार्टी के लोग कहते हैं और इसके साथ हमारा ये रेड खत्म होता है। वैसे उम्मीद से कहीं जल्दी हो गया।
बैक मिन्हो थोड़ा शक भरे अंदाज में ली मिनस्यांग की तरफ देखती है और कहती है, पर ये पाजू फील्ड, इसमें मॉन्स्टर्स इतने कम क्यों हैं? ली मिनस्यांग मुस्कुराकर बोलता है, हंटर मिन्हो, तुम्हें शायद अब एहसास हो ही गया होगा। दरअसल हम लोग यहाँ रेगुलर बेसिस पर मॉन्स्टर्स को मारते रहते हैं ताकि वो बाहर ना निकलें और कोई प्रॉब्लम ना हो। हर वो फील्ड जो ग्रिम रीपर गिल्ड के अंडर है, हम उसी तरह कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से बाहर की दुनिया सेफ रहती है। मिन्हो सोचे जाती है, रूटीन मॉन्स्टर किलिंग्स, अजीब है, नॉर्मली गिल्ड्स इतना ध्यान नहीं देती, फिर भी मुझे यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी इंस्यांग कहता है, ऑल राइट, अब बॉस मॉन्स्टर रूम इस तरफ है, और थोड़ा सा व्यंग करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम कभी ऐसा सबूत ढूंढ ही नहीं सकती जिससे मुझे दोषी ठहरा सको। जितने भी डेमन्स थे उन्होंने फैक्ट्री पूरी तरह तबाह कर दी है। वो यहीं पाजू फील्ड के अंदर छुपे हैं और कभी बाहर निकल भी नहीं सकते। तुम उन्हें ढूंढ ही नहीं पाओगी, और वैसे भी तुम्हारा दिमाग कभी वैसा नहीं रहेगा। उसके पीछे अपोस्टाइल हल्की सी स्माइल के साथ खड़ा है। सीन शिफ्ट होता है डीमंस के पास। कुछ डीमंस बात कर रहे हैं, ये बहुत बुरा हुआ, अपोस्टाइल इतने करीब है लेकिन हम उससे मिल नहीं सकते। उनके आसपास ज़ॉम्बी जैसे इंसान खड़े हैं। एक और डीमन बोलता है, हम इतना सारा मटेरियल कलेक्ट कर सकते थे, इतनी प्रोडक्शन कर सकते थे, पर सब वेस्ट जा रहा है, पूरा टाइम बर्बाद। उसी वक्त दरवाजे के बाहर सोहो और बेरू खड़े होते हैं। सोहो धीरे से कहता है, बेरू, तुमने यहीं डीमंस की प्रेजेंस महसूस की थी? बेरू हिट सिलाता है, बिल्कुल सही यंग मोनार्क। सोहो दरवाजा जोर से खोल देता है। अंदर से एक डीमन चीखता है, कौन है वहां? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, सोहो एक ही पंच में उसका सिर उड़ा देता है। बेरू हैरान होकर कहता है, यंग मोनार्क, आपने तो बस एक पंच में उसका सिर ही अलग कर दिया। लगता है ये ट्रेनिंग, ये डेली क्वेस्ट सच में काम कर रही हैं। सोहो अंदर चारों तरफ देखता है और सोचता है, ये लोग, ये तो बिल्कुल दिमाग खाली लग रहे हैं। सच में पाजू फील्ड एक स्ट्रेट अप डीमन फैक्ट्री है। इसी बीच एक और डीमन गुर्राते हुए कहता है, ब्लैक मास्क, वही लड़का जिसके बारे में अपोस्टाइल ने बात की थी। मुझे कभी नहीं लगा कि वो यहां तक आ जाएगा। वो अपना बदन ट्रांसफॉर्म करने लगता है, उसका साइज कई गुना बढ़ जाता है और वो गरजता है, परफेक्ट, अब तुम अपोस्टाइल के लिए एक स्पेशल गिफ्ट कछलाओगे बच्चे। अब सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर। वहां माइनिंग टीम के लोग क्रिस्टल इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कमाल ये है कि क्रिस्टल्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो उनमें से एक बंदा पूछ बैठा, अरे भाई, इतना क्रिस्टल पड़ा है, गिल्ड वाले खुद क्यों नहीं निकालते? इससे तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। फिर दूसरा बंदा कहता है, सुना है हमारे साथ माइनिंग टीम में एक ई रैंक का हंटर भी है। पहला हक्का बक्का, क्या ई रैंक हंटर, वो भी बी रैंक डंजन में? जानलेवा खतरा है भाई। लेकिन एक और बंदा बीच में बोलता है, इतना टेंशन मत लो, वो लड़का नया है, सीखने आया होगा। असल में ये बात सू के बारे में हो रही थी, लेकिन मजेदार ये कि सू वहां था ही नहीं। तभी कोई और कह देता है, कहीं तुमने उसको जानबूझकर किसी सेफ जगह पर तो नहीं भेज दिया? साफ था कि टीम वाले सू को खतरे से बचाना चाहते थे। इधर कट होता है सू की तरफ। सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा है। बेरू बोलता है, इसके पास जबरदस्त मैजिक पावर है। सू कहता है, हाँ मुझे पता है, मेरे सेंस स्टैट बढ़ चुके हैं, मैं फील कर सकता हूँ। ये मॉन्स्टर लगभग उतना ही पावरफुल है जितना हमने ए रैंक हंटर को पिरामिड डंजन में देखा था। मतलब अब की बार लड़ाई आसान नहीं थी। सू दिमाग में सोच रहा था कि हंटर एसोसिएशन ने क्यों ग्रीन लीपर गिल्ड को ये डंजन क्लियर करने का मौका दिया। क्या उन्हें कुछ अंदर की बातें पता चल चुकी हैं? अगर सच में लिमन संग पर एसोसिएशन की नज़र है तो सू के लिए बड़ा मुश्किल होगा अपना असली सच छुपाना और साथ ही अपोस्टल को पहचानना। तभी सू सीधा मॉन्स्टर से पूछ बैठता है, तेरा अपोस्टल कहाँ है? मॉन्स्टर अंदर ही अंदर हिल गया। मन ही मन सोचा, ये भी अपोस्टल को ढूंढ रहा है। फिर जवाब दिया, बहुत जल्दी ही तुझे सब पता चल जाएगा, क्योंकि मैं तुझे मारकर तेरी लाश अपने अपोस्टल को भेज दूंगा। इतना कहकर वो मॉन्स्टर अपनी ताकत से सू को कसकर पकड़ लेता है और गरजता है, तू मेरे ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से बच नहीं पाएगा। सू के दिमाग में अचानक एक फ्लैशबैक चल पड़ता है इम्यूट के साथ हुई ट्रेनिंग का। 5 दिनों की उस ट्रेनिंग ने सू को पूरी तरह बदल दिया था। उसकी बॉडी अब बेहद स्ट्रांग बन चुकी थी। सच कहें तो उस वक्त सू से एकदम सैनजीनो वाला वाइब आ रहा था। इम्यूट भी मान गया था कि उसने आज तक किसी इंसान को इतना स्ट्रांग बनते देखा ही नहीं। यहीं पर एपिसोड का असली मजा शुरू होता है, क्योंकि अब सू सिर्फ खड़ा नहीं था, वो अपनी नई ताकत दिखाने वाला था। तो भाई फ्लैशबैक खत्म होते ही सीन वापस आता है। जिस तरह मॉन्स्टर ने सू को पकड़ रखा था
उसी वक्त सू बिना टाइम वेस्ट किए उसकी पकड़ तोड़ देता है और उसके बॉडी पार्ट्स को सीधा क्रश करना शुरू कर देता है। ये देख के मॉन्स्टर हैरान, इतना पावरफुल कैसे है ये? लेकिन भाई सू यहीं नहीं रुकता। अचानक आसपास और भी मॉन्स्टर आते हैं और सू बस हाथ पैर हिलाता है और चुटकियों में सबका सफाया कर देता है। सामने वाला मॉन्स्टर अब डरने लगता है। सू फिर से पूछता है, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अपोस्टल कहाँ है? मॉन्स्टर गुस्से में, मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। बस यही सुनना बाकी था। सो उसका सिर पकड़ता है और एक झटके में उसके बॉडी से अलग कर देता है। फिर अपने डैगर से स्टॉर्म स्लैशेस मारता है और पूरा बॉडी छोटे छोटे पीसेस में कट जाता है। भाई सीधा लेवल अप वाला फील। अब सू के हाथ में मॉन्स्टर का सिर है। उस सिर के अंदर से एक अजीब सा वाइब निकल रहा था, जैसे खुद सर भी सोच रहा हो कि ये लड़का असल में क्या चीज है, मैं तो हिल भी नहीं पाया। सू कहता है, अब मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा कि अपोस्टल कहाँ है, और बेरू को आवाज लगाता है, ओए बेरू, ये ले तेरा खाना, और सिर उसकी तरफ फेंक देता है। बेरू वैसे ही चबा डालता है क्योंकि उसे अपनी फुल स्ट्रेंथ वापस लानी है। लेकिन मजेदार ट्विस्ट यही है, मरते वक्त वो मॉन्स्टर मन ही मन सोच रहा था, अपोस्टल, अफसोस मैं तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन मैंने अपना काम कर लिया। डीमन कैसल की लेडी हाउस को खत्म कर दिया। यानी एसल की फैमिली को उसी में मारा था और अब बेरू उसका सिर खाकर स्ट्रांग हो रहा था। उधर एसल अचानक कुछ फील करती है, मेरे शरीर को अजीब सी हल्कापन क्यों महसूस हो रहा है? सू समझता है कि शायद बेरू को कुछ मालूमात मिली होगी, तो पूछता है, कुछ पता चला, कोई क्लू? बेरू जवाब देता है, एरिम के अपोस्टल के बारे में तो कुछ नहीं मिला। हाँ, ये मॉन्स्टर उसे लाइट कहकर बुलाता था। सू सोचने लगता है कि अब लिमिनसंग से ही सीधा सवाल जवाब करना पड़ेगा। सीन कट होता है दूसरी साइड। डंजन के अंदर अपोस्टल पहले ही पहुंच गया है और उसे फील होता है कि सारे डीमंस अचानक गायब हो गए हैं। अजीब ये कि हंटर एसोसिएशन के बाकी हंटर्स अभी तक पहुंचे ही नहीं, फिर भी डीमंस डिसअपियर कैसे हो गए? इधर सारे हंटर्स बॉस रूम के गेट तक आ जाते हैं। मियो सोचती है, हम इतनी दूर आ चुके हैं लेकिन अब तक कुछ खास मिला ही नहीं है। लिमिनसंग बस स्माइल करता है और मन ही मन ये लड़की सोच रही है कि उसे कुछ मिलेगा, लेकिन सच ये है कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला। फिर लिमिनसंग अपोस्टल को इशारा करता है, हमारा प्लान था हंटर्स को तेरी पावर से ब्रेन वॉश करना, लेकिन अब उसे कैंसिल कर देते हैं। फैक्ट्री भी गायब कर दी, डीमंस भी गायब कर दिए, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए थे। लेकिन अचानक अपोस्टल कुछ अजीब बोलता है। पहले क्लियर नहीं होता, लेकिन सीन जबरदस्त ट्विस्ट ले लेता है। मियो गेट के अंदर जाने ही वाली थी कि पीछे से लिमिनसंग को कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी अपोस्टल उसके पीछे प्रकट हो जाता है। लिमिनसंग चौंक कर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अपोस्टल मुस्कुराते हुए, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ के सारे हंटर्स को मैं अपना फॉलोअर बना लूंगा और शुरुआत तेरे से होगी। भाई सीधा बैकस्टैप। अपोस्टल लिमिनसंग को धोखा देता है और उसके अंदर एक अजीब सा आर्टिफैक्ट घुसा देता है। लिमिनसंग गुस्से में, तुझे क्या लगा मैं तुझसे ब्रेन वॉश हो जाऊंगा? लेकिन उसी वक्त वो अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील करता है और यहीं पर सीन कट ऑफ हो जाता है। तो लिमिनसंग के ऊपर जैसे ही अपोस्टल का आर्टिफैक्ट एक्टिव हुआ, उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। वो एक लाइट वाली जगह पर खींचा चला गया, उसकी बॉडी शांत हो गई और उसके अंदर एक अजीब सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसके दिमाग में लगातार एक ही कमांड गूंज रही थी, ये ऑर्डर सुप्रीम वन विशेस का है, इसे मानना ही होगा। धीरे धीरे उसकी अपनी सोच गायब होने लगी और वो पूरी तरह से अपोस्टल का गुलाम बन गया। अब वो सिर्फ उसी के आदेश मानेगा। ये देखकर अपोस्टल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा कि एक को काबू कर लिया, अब बारी है अगले को अपना बनाने की। उसका अगला टारगेट था मीहो। बाहर डंजन गेट पर स्ट्रॉन्ग हंटर चोजोंग और लिम टग्यू इंतजार कर रहे थे। उनके पास एक स्पेशल सिग्नल था जो जैसे ही अंदर कुछ गड़बड़ होगी उन्हें अलर्ट कर देगा और वो तुरंत घुसकर अंदर वालों को बचाने पहुंच जाएंगे। उनका मकसद साफ था, लिमिनसंग को पकड़ना। चोजोंग थोड़ा टेंशन में था, उसे डर था कि अगर उन्होंने लिमिनसंग को पकड़ने की कोशिश की तो कहीं अपोस्टल बीच में टांग ना अड़ा दे। ये सुनकर टग्यू चिढ़ गया और बोला कि तू बस जल रहा है कि हमारे गिल्ड में एस रैंक हंटर आ गया और तेरे गिल्ड में नहीं। बहस थोड़ी गर्म होगी, लेकिन फिर दोनों ने खुद को संभाला। टैग्यू ने साफ कह दिया कि अगर अंदर कुछ भी हुआ तो उसे इंटरफेयर मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। चोजोंग ने भी वादा किया कि वो बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अंदर बॉस रूम में तबाही मची हुई थी। हर तरफ डीमंस और क्रीचर्स, हंटर एसोसिएशन वाले और ग्रीन रीपर गिल्ड वाले सब जान लगाकर लड़ रहे थे। मियो भी पूरी ताकत से फाइट कर रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि एक अस्ट्रॉन्ग हंटर को छोड़कर बाकी सब भिड़े पड़े हैं। वो बंदा बस खड़ा था पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और अचानक उसकी आंख लिमिनसंग पर गई। लिमिनसंग अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अकेले ही बेतहाशा मॉन्स्टर्स को काटता जा रहा था। जो पहले शांत रहता था अब पागलपन की हद तक लड़ रहा था।
अपोस्टल ये सब देखकर खुश हो रहा था। उसने खुद से कहा कि अब साफ हो गया है, स्टारडस्ट सिर्फ बी रैंक या उससे नीचे वालों पर काम आता है, लेकिन असली ताकत तो स्टार फ्रेगमेंट्स में है। वही फ्रेगमेंट्स उसने लिमिनसंग के शरीर में डाल दिए थे और उनकी वजह से उसकी पावर अब लगातार बढ़ रही है। स्टारडस्ट को हंटर खाते हैं, लेकिन स्टार फ्रेगमेंट्स अपोस्टल खुद शरीर में डालता है और यही किसी भी ए रैंक हंटर को एस रैंक तक धकेल सकते हैं। लिमिनसंग अब खून से लथपथ मॉन्स्टर्स को धड़ाधड़ मार रहा था। तभी बॉस मॉन्स्टर प्रकट हुआ और सीधा उस पर अटैक कर दिया। लेकिन लिमिनसंग अब साधारण इंसान नहीं था। उसने बड़ी आसानी से उस हमले को डॉज कर लिया। मियो ये देखकर हैरान रह गई कि ये वही इंसान है जो अभी तक कुछ नहीं कर रहा था और अब अकेला बॉस मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। लेकिन अपोस्टल वहीं खड़ा इस सबका मजा ले रहा था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा कि देखो, ए रैंक से एस रैंक में धकेलने के बाद भी उसे मुश्किल हो रही है। अब वक्त आ गया है मेरी असली ताकत दिखाने का। और उसने एक नई बेहद खतरनाक पावर लिमिनसंग के ऊपर कास्ट करनी शुरू कर दी। तभी उसका असली नाम सामने आता है। उसका नाम था टीएलए। और सच तो ये था कि टीएलए के ओरिजिनल शरीर में पहले से ही 5 स्टार फ्रेगमेंट्स मौजूद थे। लिमिनसंग का शरीर जैसे अब टीएलए की शक्ति से खेल का मैदान बन गया था। उन 5 फ्रेगमेंट्स में से एक फ्रेगमेंट ऐसा था जिसमें एम्प्लीफिकेशन की शक्ति छिपी थी। ये सिर्फ ताकत को बढ़ाता नहीं था, बल्कि लोगों की इच्छा, उनकी वेपन, यहाँ तक कि उनकी चेतना को भी कंट्रोल कर सकता था। टीएलए ने इसी का इस्तेमाल करके लिमिनसंग के वेपन को रूपांतरित कर दिया। उसका ब्लेड अब साधारण नहीं रहा, वो अब एम्प्लीफाइंग स्लैश से लिपटा हुआ था। अपोस्टर मुस्कुराते हुए बोला, लिमिनसंग, अब मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। अपने भीतर की इच्छाओं को बाहर निकालो। तुम जो इतने समय से एक्सीडेंटल हंटर बनना चाहते थे, उसका पावर मैंने तुम्हें दिया है। अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारे ब्लेसिंग का लेवल कितना ऊपर तक जा सकता है। तभी बॉस मॉन्स्टर गुस्से से दहाड़ता हुआ उसकी तरफ झपटा। लिमिनसंग ने बिना झिझक के अपने वेपन की पूरी मैजिक पावर को एक ही बार में उंडेल दिया। एक सिंगल शॉट और पूरा डंजन हिल गया। पल भर में बॉस वहीं ढेर हो गया। 1 शॉट किल। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। मियो की आंखें चौड़ी हो गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसे मुमकिन है? जिस बॉस को हराने के लिए एस रैंक हंटर चाहिए होता है, उसे लिमिनसंग ने एक झटके में खत्म कर दिया। लेकिन टीएलए का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मन ही मन कहा कि ये सही है कि लिमिनसंग ने बॉस को खत्म कर दिया, मगर उसका शरीर एस रैंक पावर को लंबे वक्त तक होल्ड नहीं कर सकता। एम्प्लीफिकेशन पावर ज्यादातर उसके अंदर से गायब हो रही है। वो एक कमजोर वेसल है। मियो अब भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर लिमिनसंग ने ऐसा कैसे कर दिया। स्टारडस्ट तो ए रैंक से ऊपर काम ही नहीं करता, फिर ये कैसे हुआ? और तभी सबको झटका लग गया। अपोस्टल के ठीक पीछे खड़ा था लिमिनसंग। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो उसके खिलाफ जा सकता है, लेकिन अगले ही पल उसने टीएलए को चीरते हुए स्टैब कर दिया। टीएलए दर्द से चिल्ला उठा और लिमिनसंग बस ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैंने पहले ही कहा था, तेरे जैसे लोग मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रेन वॉश तो छोड़, मेरे दिमाग को छू भी नहीं सकते। तूने मुझे ये कर्स पावर दी है ना, अब देख इसका असली इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसने और भी जोर से स्टैब किया और अपोस्टल वहीं गिर पड़ा। बाकी हंटर्स इस नज़ारे से दंग रह गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपनी ही गिल्ड के एस रैंक हंटर को मार दिया। लिमिनसंग वहीं खड़ा था, लेकिन उसके सर में तेज दर्द उठने लगा। अलग अलग आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। उसे एहसास हुआ कि बाहर स्ट्रॉन्ग हंटर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। एसोसिएशन ने उन्हें खास तौर पर भेजा है और किसी भी पल वो अंदर आ सकते हैं। वो जानता था कि भागना ही पड़ेगा। जैसे ही वो निकलने लगा, बाकी हंटर्स उसका रास्ता रोकने दौड़े। लिमिनसंग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर जीना चाहते हो तो मेरे पास मत आना। लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। नतीजा, उसने हल्का सा स्लैश मारा और सबको गिराकर वहां से निकल गया। बाहर निकलते हुए उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। वो बड़बड़ाया, कमाल है, अभी अभी मैंने एस रैंक पावर हासिल की और अब मुझे भागना पड़ रहा है। क्या मुसीबत है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वो दूर निकला, अचानक उसके सामने एक सूट आकर गिरा। उसने चौंक कर देखा और सोचा, ये किसने फेंका? अगले ही पल धुंध से कोई शख्स सामने आया। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं सोच रहा था कि यह अचानक धमाका कहां से हुआ, पर कभी नहीं सोचा था कि तू खुद मेरे सामने आ जाएगा। लिमिनसंग ने ध्यान से देखा। सामने खड़ा था सू। उसने ठंडी नजरों से लिमिनसंग की ओर देखा और कहा, अब तू मुझे सब बताएगा, स्टारडस्ट, अपोस्टल, और ये पूरा खेल आखिर है क्या? लिमिनसंग के सामने सू खड़ा था और उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी जिसे उसने पहले स्टारडस्ट कंपनी में देखा था। ब्लैक मास्क वाला वही शख्स अब उसके सामने था। लिमिनसंग समझ चुका था कि भागने में देर की तो हंटर्स उसे पकड़ लेंगे, इसलिए उसने बिना सोचे सीधे अपने सूट से वार किया। लेकिन उसके हैरानी की हद नहीं रही जब सू ने उस वार को सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। लिमिनसंग के होंठ कांप गए। ये कैसे हो सकता है? उसके पास तो मुझसे भी कम मैजिक पावर है, फिर भी उसने मेरे अटैक को दबा दिया। अगले ही पल सू ने जोरदार किक मारी और लिमिनसंग हवा में उछलकर जमीन से जा टकराया। दर्द के बीच भी उसके दिमाग में ये सवाल गूंज रहा था,
आखिर इस आदमी की ताकत कहाँ से आ रही है? बेरू की आवाज गूंजी। ये सरप्राइज होना नेचुरल है। सू का असली स्ट्रेंथ मैजिक पावर में नहीं बल्कि उसकी फिजिकल ट्रेनिंग में है। एमॉट की ट्रेनिंग ने उसकी बॉडी को इतना ज्यादा पुश कर दिया है कि अब वो उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां एक ए रैंक हंटर उसके सामने टिक ही नहीं सकता। लिमिनसंग अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर की झलक थी। वहीं दूसरी तरफ डंजन के अंदर मियो अभी भी अपोस्टल को खड़ा होते देख दंग रह गई थी। इतना भयंकर वार झेलने के बाद भी वो फिर से उठ खड़ा हुआ था और अब वो मियो को अपना बिलीवर बनाने ही वाला था कि तभी ऊपर से 2 ए रैंक हंटर उतरते हैं, चोई जोंग और तैग। उनके आने से अपोस्टल का पूरा प्लान बदल गया। मियो ने फौरन बताया कि ये सब लिमिनसंग का किया हुआ है और चोई को विश्वास ही नहीं हुआ। एक ए रैंक हंटर कैसे इतनी तबाही मचा सकता है? उसने शक जताया कि शायद लिमिनसंग ने स्टारडस्ट फ्रैगमेंट या कोई ड्रग लिया है। तभी अपोस्टल हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगता है? मैं गिर गया था, लेकिन मेरे पास हाई लेवल रिकवरी स्किल है। इस पर चोई ने मुस्कुराकर कहा, इंटरेस्टिंग है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अपोस्टल के मन में गुस्सा उबल रहा था। उसे डर था कि अगर लिमिनसंग ने मास्क मैन को सच बता दिया तो उसका राज सबके सामने खुल जाएगा और वो ये रिस्क लेने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने ठान लिया कि वो लिमिनसंग को कंट्रोल करके खुदकुशी करने पर मजबूर करेगा। लेकिन उसी वक्त उसे लिमिनसंग की आंखों से वो नजारा दिखाई दिया। लिमिनसंग मास्क मैन के सामने खड़ा था। ये देखकर अपोस्टल चीख पड़ा, ये कैसे मुमकिन है? वो इतना जल्दी उसके सामने कैसे पहुंच गया? लिमिनसंग को जैसे ही समझ आया कि मास्कमैन दरअसल उसी को ढूंढ रहा था, अपोस्टल अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी में अजीब सी सनक थी, जैसे किसी नए खेल का मजा ले रहा हो। ये साफ था कि उसका पुराना प्लान यानी लिमिनसंग को सुसाइड करवाने का बदल चुका है। सीन कट होता है और हम लौट आते हैं उस बैटल पर जहां सू तैयार खड़ा है लिमिनसंग पर आखिरी वार करने के लिए। लेकिन लिमिनसंग अचानक बोल पड़ता है, रुक, अगर मैं वो सच बता दूं जो तुम जानना चाहते हो तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? सू उसे घूरकर कहता है, तुम तो अपोस्टल के साथ थे और अब ये नई चाल चल रहे हो। लिमिनसंग भारी सांस लेते हुए कहता है, नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। ये सुनकर सू ठिठक जाता है, धोखा दिया है? उसके मन में शक की लहर दौड़ जाती है। वो पूछता है, फिर स्टार्टर डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी मदद क्यों कर रहे थे? लिमिनसंग का जवाब साफ था, अगर मैं उसकी मदद करता तो वो मेरे लिए उस इंसान को मार देता जिसे मैं खुद नहीं मार पा रहा था। सू की आंखों में हैरानी थी, तो तुम इतारिम के साथ मिलकर किसी को खत्म करना चाहते थे? लिमिनसंग सिर हिलाकर अपनी कहानी खोलने लगता है। ग्रेट कटालिज्म के बाद उसकी जिंदगी उलट गई थी। उसका पुराना ड्राइवर थग्यू अब एक कासल हंटर बन चुका था और उसकी शख्सियत इतनी ऊपर चली गई कि लिमिनसंग की इमेज पूरी तरह धुंधला गई थी। लोग उसे वैसे देखना ही बंद कर चुके थे जैसे पहले देखते थे और उसी को फिर से हासिल करने के लिए उसने तारिम के साथ हाथ मिला लिया था। लिमिनसंग सू से पूछता है, तुम भी तो उसे मारना चाहते हो ना? सू शांत स्वर में कहता है, नहीं, अगर बातचीत से सुलझ सकता है तो मैं मारने पर विश्वास नहीं करता। लिमिनसंग उसकी तरफ मुस्कुराता है, मानो उसे बच्चे जैसा समझ रहा हो, और बोलता है, सच में तुम मारना नहीं चाहते? एक दूसरी दुनिया का प्राणी जो इस दुनिया को खत्म करने आया है और तुम दया दिखा रहे हो? मेरे अंदर तो वही कैरेक्टर है जिसे मैं एक्टिंग में निभाता था, उम्मीदों से भरा लेकिन असली पर्सनैलिटी से खाली। काइंडनेस और एथिक्स, ये सब इस दुनिया ने तुम्हें दिया है, लेकिन असल में तुम्हें पता ही नहीं तुम चाहते क्या हो। लिमिनसंग का ऑरा अचानक बदलने लगता है, अंधेरा और भारी, और वो चिल्लाकर कहता है, अगर तुम्हें ये ताकत ना मिली होती तो तुम जैसे लोग अब तक जिंदा भी ना रहते। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब तुम सब चीखोगे और कोई मदद करने नहीं आएगा, और वही सिचुएशन मैं खुद पैदा करूंगा। फिर वो सू को बताने लगता है उस असली इंसान के बारे में जो इन सबके पीछे है। लेकिन इससे पहले कि वो नाम ले पाता, अचानक अपोस्टल प्रकट हो जाता है। उसकी जंजीरों जैसी रील लिमिनसंग को पकड़ लेती हैं और उसे काले पिंजरे में कैद कर देती हैं। अपोस्टल की आवाज गूंजती है, लिमिनसंग, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, थैंक यू, लेकिन अब तेरा सफर यहीं खत्म होता है। अब तेरे शरीर को मैं आखिरी बार इस्तेमाल करूंगा। लिमिनसंग चीखता है, क्यों? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी चेतना दबा दी जाती है और उसके पूरे शरीर में एक अंधेरी लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और पूरा शरीर एक नई शक्ल ले लेता है। अपोस्टल उसे पूरी तरह कंट्रोल कर चुका है। अब सामने खड़ा है लिमिनसंग का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो गुर्राता है और कहता है, स्टार्टर की फैक्ट्री में तू आया, लिमिनसंग से मिला और अब यहाँ तक पहुंच गया। क्या तूने ये सब सिर्फ मुझसे मिलने के लिए किया? अगर ऐसा है तो सुन ले, मैं भी तुझे मिलने का इंतजार कर रहा था। द ब्लैक मास्क, द डिस्ट्रॉयर इज अलाइव। लिमिनसंग पूरी तरह अपोस्टल के कंट्रोल में जा चुका है और अब असली लड़ाई शुरू होती है। होते हैं। इंसियांग कहता है कि वो कब से ब्लैक मास्क डिस्ट्रक्टर से मिलने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर सहो सोचने लगता है कि आखिर ये इंसियांग इतना अलग क्यों लग रहा है, जैसे किसी और ही लेवल का बन चुका हो। तभी सहो पूछता है कि क्या वो वही अपोस्टाइल है जिसे दूसरी दुनिया के भगवान ने भेजा है। इस पर इंसियांग मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, हम इसी दुनिया पर कब्जा करने आए हैं। ये सुनते ही सहो को अपने पापा की याद आती है और गुस्से में वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक पीछे से एक और पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है। कोई आवाज आती है, हिलो मत वरना तुम्हारे शरीर में छेद कर दूंगा। और वहां एंट्री होती है लिम तिगू की, जो हाथ में एरो पकड़े खड़ा है। वो इंसियांग को पहचानकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। इन सब के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लिम तिगू लगातार तीर बरसाता है, लेकिन इंसियांग आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है। सहू भी पूरी कोशिश करता है बचने की।
तभी बेरू सहू से पूछता है कि क्या वो काउंटर अटैक नहीं करेगा, तो सहू कहता है कि अभी वक्त नहीं है क्योंकि इंसियांग ने अपनी पूरी ताकत दिखाई ही नहीं है। लड़ाई और तेज होती जाती है, लेकिन अचानक इंसियांग वहां से गायब हो जाता है। लिमतिगु गुस्से में हैरान रह जाता है कि आखिर वो क्या करना चाहता है। फिर सीन बदलता है और हम लिमतिगु को देखते हैं जो ये सब रिपोर्ट करता है। वहां पर जब ब्लैक मास्क का जिक्र आता है तो सब सोचने लगते हैं कि क्या वो संगजीन वू है, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी बना रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सहू को, जो अब एक पहाड़ के ऊपर है। दरअसल अपोस्टाइल उसे वहीं बचाकर ले आया था। सहू उससे पूछता है कि उसने मदद क्यों की, लेकिन अपोस्टाइल सीधे सवाल करता है, क्या सच में वो शैडो मोनार्क है जिसके बारे में उसने डीमन से सुना है? ये सुनकर सहू गुस्से में कहता है कि उसे अभी किसी सवाल का जवाब देने का कोई मूड नहीं है, बल्कि वो उसे यहीं हराएगा और फिर सब पूछेगा। इसके बाद सहू अपने शैडोज को बुलाता है। अराइज बोलते ही उसके पीछे से कई शैडो बीस्ट्स बाहर निकल आते हैं। रूलर ऑफ द सैम, जायंट डेजर्ट सरपेंट और भी कई पावरफुल शैडोज सब एक के बाद एक सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अपोस्टाइल हंसने लगता है और समझ जाता है कि सहू के अंदर वही डार्कनेस की ताकत है जो कभी संगजिन वू में थी। आखिर में सीन क्लाइमेक्स पर पहुंचता है। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, एक अर्जेंट क्वेस्ट ये है कि सूहो को ली मिनसियांग को हराना है। सूहो सोचता है कि अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है, अब मुझे उसे खत्म करना ही होगा। दूसरी तरफ हम अपोस्टाइल को देखते हैं जो अपने आप से सोच रहा है। वो कहता है कि जब से मैंने इमोशंस को समझना शुरू किया है तब से मेरे अंदर अजीब से बदलाव आ रहे हैं। मेन बॉडी की कुछ मेमोरी भी मेरे अंदर आ चुकी है। शायद अब मैं डार्कनेस को बेहतर समझ पा रहा हूँ, उस अकेलेपन को, उस ताकत को। मैं सच में बहुत क्यूरियस हूँ उस शख्स के बारे में जो अकेला पूरी दूसरी डायमेंशन की आर्मी को रोक रहा था। तभी अचानक काकासा नाम का शैडोज पर हमला करता है, लेकिन अपोस्टाइल इतनी आसानी से अपनी तलवार के एक वार से उसे खत्म कर देता है और अपने पंखों से खुद को कवर कर लेता है। कुछ ही देर बाद सामने से सूहो आता है और उसे एक खतरनाक पंच मारने की कोशिश करता है, जिसे अपोस्टाइल अपने पंखों से रोक लेता है। इसके बाद दोनों की जबरदस्त टक्कर शुरू हो जाती है। अपोस्टाइल को हैरानी होती है कि सूहो अपने सोल्जर्स को भी भेज रहा है और खुद भी क्लोज कॉम्बैट में लड़ रहा है। फिर वो एक जोरदार स्लैश मारता है जिससे पीछे के शैडोज और पूरा इलाका तबाह हो जाता है। तभी एसएल उस पर हमला करती है, लेकिन अपोस्टाइल अपने नंगे हाथों से उसके हथियार को रोक लेता है। वो उसे उठाकर कहता है कि तुम बाकी ब्लैक सोल्जर्स जैसी नहीं लग रही। एसएल डरने लगती है, लेकिन उसी वक्त सूहो एक तगड़ी किक मारकर अपोस्टाइल के आर्मर में क्रैक डाल देता है। अपोस्टाइल कहता है, तुम खुद लड़ रहे हो, अपने ब्लैक सोल्जर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इस पर सूहो जवाब देता है, क्या तुम सच में उन्हें देखना चाहते हो? ठीक है, तो देखो। तभी पीछे से रीका एंट्री लेता है और रेत का एक विशाल तूफान खड़ा करके अपोस्टाइल को उसमें कैद कर देता है। सबको लगता है कि अब सूहो का पंच उसे खत्म कर देगा। सूहो पूरी ताकत से एक जोरदार पंच मारता है और चारों तरफ धूल भर जाती है, लेकिन तभी धूल के बीच से अपोस्टाइल की आंखें चमकती हैं और वो बिजली की रफ्तार से सूहो के सामने आकर उसे स्लैश मारता है। इतना ही नहीं, वो एसएल और बाकी शैडोज को भी घायल कर देता है। एसएल की हालत बहुत खराब हो जाती है। अपोस्टाइल हंसते हुए कहता है, तुम्हारे सोल्जर्स वाकई लाजवाब हैं, वो अपनी मर्जी से लड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पावर डार्कनेस जैसी तो लगती है पर उससे अलग भी है। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है और तुम इतना कमजोर लड़ रहे हो। अब सूहो अपने घुटनों पर बैठा है, एसएल बुरी तरह घायल है और अपोस्टाइल लगातार ताना मार रहा है कि तुम बहुत कमजोर हो। अब साफ दिख रहा है कि ये अपोस्टाइल ली मिनसियांग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी पावर अब एस रैंक के बराबर लग रही है। वो तेजी से सूहो पर टूट पड़ता है और लगातार स्लैश करता है। इसी बीच वो कहता है, अब समझ आया डार्कनेस इतना अकेला क्यों लगता है, क्योंकि उसके बराबरी करने वाला कोई होता ही नहीं। ये सुनकर सूहो को अपने पापा की याद आती है। क्या वो भी हमेशा ऐसे ही अकेले लड़ते रहे थे? लड़ाई और भयंकर हो जाती है। अपोस्टाइल के वार से सूहो के ग्लव्स चकनाचूर हो जाते हैं। नोटिफिकेशन आता है, आइटम वर्ल्ड कंसर्न डिस्ट्रॉय हो चुका है, और तभी अपोस्टाइल की तलवार सीधा सूहो के पेट में घुस जाती है। खून निकलने लगता है। एसएल चीख पड़ती है, यंग मोनार्क। अपोस्टाइल ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें अपने पावर्स का अंदाजा तक नहीं है, इसी वजह से तुम्हारे अंदर मौजूद डार्कनेस की अथॉरिटी को मैं ले लूंगा, तुम्हें अपने हिसाब से बदल दूंगा ताकि तुम मेरे लिए एक नया बिलीवर बनो। सूहो दर्द में सोचने लगता है, क्या सच में मुझे अपने पावर्स का कोई अंदाजा नहीं है? उसे बेरू की वो बातें याद आती हैं जब उसने कहा था कि यंग मोनार्क आप शैडो ट्रांसफॉर्म वेपन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और सूहो ने जवाब दिया था कि वल्कन हिंस उससे ज्यादा ताकतवर है और वो एक साथ अथॉरिटी और नई स्किल यूज करने का कॉन्फिडेंस नहीं रखता। बेरू ने तब भी कहा था, आप जीनियस हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन सूहो ने कभी ट्राई ही नहीं किया। उसे अपने पापा की बातें भी याद आती हैं कि उन्होंने भी शैडो ट्रांसफॉर्म कभी बैटल में यूज नहीं किया। शायद कोई बड़ा कारण होगा। अब सूहो खुद से सवाल करने लगता है, मैं कब से अपनी लिमिट्स खुद बनाने लगा, कब से सिस्टम के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया? असल में ये तब से शुरू हुआ था जब मैं अवेकनिंग एग्जाम में फेल हुआ था और हमेशा समझौते करने लगा था। पापा की कॉपी बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब समझ आया, पापा को उनकी कॉपी नहीं चाहिए, मुझे वो बनना है जो सिर्फ मैं हूं।
सीन वापस प्रेजेंट में आता है। सूहो के मुंह और नाक से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अलग ही जज्बा है। वो कहता है अराइज। अपोस्टाइल हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी तलवार अभी भी सूहो के शरीर के आर पार है। तभी चौंकाने वाली चीज होती है, सारे शैडोज अचानक आपस में फ्यूज होने लगते हैं। धूल और अंधेरे के बीच उनका रूप बदल रहा है। अपोस्टाइल दंग रह जाता है। ये क्या, शैडोज आपस में मर्ज हो रहे हैं? ये तो मैंने कभी नहीं देखा, यहां तक कि डार्कनेस ने भी नहीं। धीरे धीरे एक नई फॉर्म सामने आती है। ग्रे भी अलग हो जाता है और सूहो की बॉडी बदलने लगती है। सब हैरानी से देखते हैं, क्या ये कोई नई ताकत है? क्या सूहो को अब असली पावर? एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट के सीन से। हम सूहो की आवाज सुनते हैं, डैडी मैं भी आपकी तरह डिटेक्टिव बनूंगा। बचपन का सीन है जब सूहो जिनो और चाय है इनके साथ घूम रहा था। छोटा सा सूहो मासूमियत से पूछता है, क्या मैं भी आप दोनों की तरह डिटेक्टिव या मॉम की तरह एथलीट बन सकता हूं? इस पर दोनों थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर हाई एन कहती हैं, सूहो हम तुम्हें बड़ा जरूर कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं बताएंगे कि तुम्हें क्या बनना है, वो तुम खुद डिसाइड करोगे। उस वक्त सूहो को समझ नहीं आया था, लेकिन अब सोचकर उसे एहसास होता है कि उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि वो असल में चाहता क्या है। वो बस अपने पापा के रास्ते पर चलता गया। पेंटिंग में उसे चींटियां बनाने का शौक था और सब कहते थे कि तुम बस यही बनाते हो, इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन उसके मास्टर ने कहा था, इन्हीं चींटियों में कुछ अलग है, और शायद वही उसकी असली पहचान थी। वर्तमान में लौटते हैं। अब सूहो को लगता है कि शैडो पावर सिर्फ हथियार या मॉन्स्टर्स बनाने के लिए नहीं है। शैडोज की नेचर ही ऐसी है कि वो बदल सकते हैं, अपनी फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं इन्हें फ्रीली यूज करूं अपनी तरह से। और तभी हम देखते हैं सूहो के चारों ओर शैडोज का तूफान उठता है, कुछ धुएं जैसे, कुछ बिना फॉर्म के, और खुद सूहो का शरीर भी बदलने लगता है। उसका एक हाथ पूरी तरह शैडोज से ढक जाता है। उसके चेहरे पर नया शैडो मास्क बन चुका है और उसका आभा पूरी तरह अलग लग रही है। ये देखकर अपोस्टाइल चौंक जाता है। वो सोचता है ये क्या है, क्या इसके पास कोई छुपी हुई ताकत है? हंटर्स की एबिलिटीज तो कभी ग्रो नहीं होती, क्या ये सेकंड अवेकनिंग है? तभी सूहो शैडो से एक विशाल ड्रैगन समन करता है जो सीधा अपोस्टाइल को निगलने के लिए दौड़ता है। अपोस्टाइल उसे अपनी तलवार से काट देता है, लेकिन तुरंत ही पीछे से एक जायंट प्रकट होता है और उस पर हमला करता है। फिर भी अपोस्टाइल हंसता है, मैंने कहा था ना, चाहे कितने भी सोल्जर्स भेजो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो उस शैडो को भी चीर कर गायब कर देता है। लेकिन सूहो का आभा अब और भी बदल चुकी है। सारे शैडोज जैसे उसके हाथ में इकट्ठा हो रहे हैं। उसका हाथ नीले से लाल रंग में बदल रहा है। तभी नोटिफिकेशन आता है, बॉन्ड स्किल एक्टिवेटेड, और हमें समझ आता है कि एसएल की पावर भी सूहो में समा रही है। अब सूहो अपनी जगह से बिजली की तरह अपोस्टाइल की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में नया जज्बा है, उसकी बॉडी शैडोज से लिपटी हुई है और पूरा बैटलफील्ड कांप उठता है। अब सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड पर। सूहो अपोस्टाइल पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन अपोस्टाइल हंसते हुए सोचता है, ये मैजिक पावर डेंजरस तो है, लेकिन ऐसे अटैक से मुझे हराया नहीं जा सकता। फिर वो सूहो पर अलग अलग स्लैश करता है। सूहो का खून बहने लगता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ये देखकर अपोस्टाइल जोर से हंसता है, मैंने कहा था ना तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। सूहो लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में गुस्सा और ताकत साफ झलकती है। वो खुद से कहता है, वाह, तो शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। अगले ही पल अपोस्टाइल दोबारा सूहो पर हमला करता है, लेकिन उसके पीछे अचानक एक अजीब सा शैडो प्रकट होता है। वो खुद समझ पाता है इससे पहले ही एक खतरनाक पंच उसके चेहरे पर लगता है। अपोस्टाइल इतनी दूर उड़ता है कि सीधा एक विशाल चट्टान से टकराकर उसे तोड़ देता है। और जब सूहो ने ये हिट किया था, हम देखते हैं कि असली अपोस्टाइल जो लिम इन सियान की बॉडी पर कब्जा किए हुए था, उसकी आंखों से खून बहने लगता है। इसका मतलब ये पंच इतना ताकतवर था कि उसके असली शरीर पर भी असर हुआ। और शायद ये पंच सूहो ने नहीं, बल्कि उसके शैडो सोल्जर ने मारा था। अपोस्टाइल भी हैरान रह जाता है और कहता है, क्या तुम अपने शैडो सोल्जर्स को अपनी स्किल्स यूज करने दे रहे हो? ये तरीका तो डार्कनेस ने भी कभी नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन तभी लिम इन सियान के शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ होने लगती है। अपोस्टाइल सोचता है, ये क्या हो रहा है? क्या मैं अपने बॉडी का कंट्रोल खो रहा हूं? नहीं, क्या लिम इन सियान जाग रहा है? उसका डर साफ दिख रहा था, क्योंकि अगर लिम इन सियान ने कंट्रोल वापस ले लिया तो हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। और तभी लिम इन सियान की असली आवाज आती है, तो फिर क्या होगा? क्या तुम सोचते हो मैं मरने से डरता हूं? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो मुझे नीचा दिखाते हैं, जो मेरे अस्तित्व को नकारते हैं। अगर मैं उनकी जिंदगी को हेल बना सकता हूं तो वही मेरे लिए काफी है। ये कहते कहते वो खुद को स्क्रैच करना शुरू कर देता है। सामने सूहो खड़ा है और लिम इन सियान उसे देखकर कहता है, कम ब्रेट, अगर मैं तुम्हारी तरह प्रोटैगनिस्ट नहीं बन सकता तो फिर मैं तुम्हारा साइड रोल निभाऊंगा, तुम्हें तुम्हारा गोल अचीव करने में हेल्प करूंगा।
इसके बाद वो अपने सीने से अपोस्टाइल की सारी पावर जो उससे बंधी हुई थी उतारना शुरू कर देता है। जोर से चिल्लाता है, यह है मेरा आखिरी एक्ट, एक विलन की तरह। और अगले ही पल सूहो से एक धमाकेदार पंच मारता है। उसकी गूंज इतनी तेज होती है कि पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। तो सूहो की उस जबरदस्त पंच से जिसका असर इतना खतरनाक था कि सामने वाला अपोस्टाइल बुरी तरह टूट जाता है। यहां तक कि सूहो के हाथ पर खून लग चुका होता है, मतलब इसका पंच सीधा अंदर तक घुस गया था। धीरे धीरे उस अपोस्टाइल का कंट्रोल खत्म हो जाता है और लिमिन सियांग दर्द से चीखने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके पेट में बहुत बड़ा छेद हो चुका है और उसका जबड़ा पूरी तरह टूट गया है। वो सोचता है अब तो उसके आखिरी शब्द भी नहीं बोल पाएगा। जब उसने एलियन को देखा था तब लगा था कि उसे इस गड़बड़ दुनिया को बदलने का मौका मिल गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो खून से लथपथ हालत में कहता है कि अब से उसे कभी कम मत समझना, क्योंकि वो है सुपरस्टार ली मिन सियांग। उसकी हालत बहुत खराब होती है, फिर भी वो देखता है कि सिहो उसे हमदर्दी भरी नजरों से क्यों देख रहा है। सिहो खुद भी चौंक जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि उसने लेवल अप कर लिया है और अर्जेंट क्वेस्ट पूरा हो चुका है। सामने जमीन पर पड़ा ली मिन सियांग अब लगभग खत्म हो चुका होता है। सिहो वहीं बैठ जाता है, जबकि उसके साथी जैसे बेरू और बाकी सब बहुत खुश हैं कि उसने अपोस्टल को हरा दिया। बेरू तो कह भी देता है कि आपने कर दिखाया यंग मुंक, लेकिन सिहो खुश नहीं होता। वो सोचता है कि जिसने आखिरी पल में मुस्कुराया था शायद वो असली ली मिन सियांग था। हाँ, वे दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाए थे, लेकिन सिहो को लगता है कि वो ऐसा इंसान था जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पूरी तरह पागल था। ये सुनकर बेरू भी चौंक जाता है और सोचता है कि पहली बार यंग मुंक ने किसी अपने जैसे प्लेयर को मारा है। क्या वो सदमे में है? तभी सिहो कहता है कि उसे ली मिन सियांग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उसने एक चीज महसूस की है। जब से वो प्लेयर बना है उसके जीवन का सिर्फ एक ही गोल था, अपनी मां को ढूंढना और ऐसा इंसान बनना जो अपने पापा की मदद कर सके। लेकिन उसने कभी अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं सोचा। शायद इसी वजह से ली मिन ने कहा था कि वो ऐसा इंसान है जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या चाहता है। सिहो को अचानक याद आता है कि जब उसने ट्यूटोरियल में अपने पापा से लड़ाई की थी तब वो जीतने के लिए पूरी तरह पागल हो चुका था और उसी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया था। कभी कभी उसे लगता था कि पापा तक वो पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ताकतवर और बहुत दूर हैं। लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनेगा बल्कि सबसे स्ट्रांग बनेगा। अपोस्टल को, यहाँ तक कि मोनार्क्स को और यहाँ तक कि अपने पापा को भी पीछे छोड़ देगा। ये सुनकर बीरू और बाकी सबके चेहरे ऐसे हो जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ अजीब सुन लिया हो, क्योंकि शैडो मोनार्क के लेवल को पार करना लगभग नामुमकिन है। बीरू कहता है कि उसे विश्वास तो नहीं है, लेकिन वो हमेशा उसका साथ देगा। एल भी कहती है कि इतना स्ट्रांग बनना बहुत मुश्किल है। सिहो थोड़ा मजाक में कहता है कि थैंक यू मेरा मूड खराब करने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि उनके लिए ऐसा सोचना नॉर्मल है। इसके बाद वो अपने रिवॉर्ड्स चेक करता है और देखता है कि उसे काफी कुछ मिला है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि वो रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच चुका है और अब उसे एडवांसमेंट क्वेस्ट मिला है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये एडवांसमेंट क्वेस्ट होता क्या है। फिर उसकी नज़र अपने लेवल पर जाती है जो अब 40 हो चुका है और उसकी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आई कैन फाइनली गेट अ क्लास नाउ। पर तभी कुछ अजीब होने लगता है। अचानक हमें दिखता है कि कोई सिहो को दूर से देख रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि वही अपोस्टल है जो अपने पंखों से उड़ते हुए सब देख रहा था। वो सोचता है कि शायद मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। किसने सोचा था कि ब्लैक मास्क के पास इतना जबरदस्त पोटेंशियल होगा। अब तो उसे अपना बनाना ही होगा। वो बताता है कि जब वो अपने फ्रैगमेंट्स इकट्ठा कर रहा था तब उसे खास ताकत मिली थी, द स्केल ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज, यानी वो किसी चीज को किसी और चीज के बराबर बदल सकता है। और अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने सारे फॉलोअर्स के लाइफ फोर्स को एक्सचेंज करके उनके माना को सोख लेगा। अचानक बाहर खड़े सारे हंटर्स चिल्लाने लगते हैं जैसे उनकी जान निकल रही हो। उनकी सारी ताकत अपोस्टल के अंदर समा जाती है। इसी के बाद अपोस्टल एक खतरनाक अटैक तैयार करता है, बिल्कुल आर्चर स्टाइल में फायर एरो बनाता है और सीधा सिहो की तरफ एम करता है। दूसरी तरफ बेरू कह रहा होता है कि वो ली मिन सियांग की बॉडी और मेमोरी से तारिन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेगा। सिहो उस पर भरोसा भी कर लेता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से वो घातक अटैक सिहो के शरीर में घुस जाता है। उसका शरीर चीर जाता है, खून बहने लगता है। ग्रे, सल, बेरू सब शॉक में हैं। सिहो पीछे मुड़कर देखता है तो अपोस्टल मुस्कुरा रहा होता है। उसी समय सिहो के शरीर में वो स्टोन घूमने लगता है और उसका असर दिखने लगता है। धीरे धीरे उसके सारे शैडोज बाहर निकलने लगते हैं। सिहो नीचे गिर पड़ता है और दर्द से तड़पने लगता है। सिस्टम बार बार कोशिश करता है कि उसके शरीर को ठीक करे,
पैसिव इफेक्ट लॉन्जेविटी एक्टिवेट होता है, लेकिन बार बार फेल हो रहा है क्योंकि ये जहर इस दुनिया का नहीं था। अपोस्टल हंसते हुए कहता है कि अब अथॉरिटी ऑफ डार्कनेस मेरा है, लेकिन तभी सिस्टम आखिरकार एनालाइज करने में सफल हो जाता है और सीहू को धीरे धीरे रिस्टोर करने लगता है। ग्रे और बाकी सब चिल्ला रहे हैं, यंग मुंक क्या हुआ? सीहू किसी तरह होश में आता है और सोचता है कि लॉन्जेविटी ने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसका माना बहुत तेजी से ड्रॉप होने लगता है। वो सॉल्यूशन सोच ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने एडवांसमेंट क्वेस्ट का ऑप्शन आता है। सीहू बिना देर किए यस दबा देता है। तुरंत एक बड़ा पोर्टल खुलता है और नोटिफिकेशन आता है कि सिर्फ प्लेयर ही इसमें एंटर कर सकता है। अपोस्टल ये देख चौंक जाता है, लेकिन तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और सब अंधेरे में बदल जाता है। सीहू आंखें खोलता है तो देखता है कि चारों तरफ गहरा अंधेरा है। उसे दर्द हो रहा है, लेकिन समझ आता है कि वो अभी भी जिंदा है। अचानक वहां एक मशाल जल उठती है। वो सामने देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि वो फिर से उसी जगह पर पहुंच चुका है। वही जगह जो उसने सपनों में देखी थी, वही जगह जहां उसके पापा ने उसे ट्रेनिंग दी थी। लिविंगस्टन की डेड बॉडी के पास खड़ा होकर सोच रहा था कि यहाँ मुझे कोई मैजिक पावर क्यों महसूस नहीं हो रही। तभी अचानक एक गेट खुला और उस गेट से ब्लैक मास्क वाला आदमी अपने सोल्जर्स के साथ चला गया, लेकिन उन्होंने लिविंगस्टन की बॉडी को नहीं उठाया। इसका मतलब साफ था कि वो सिर्फ उन्हीं को ले जा सकता है जो पहले से उसके सोल्जर्स हैं। अपोस्टल मन ही मन ब्लैक मास्क और डार्कनेस यानी जू और संगू का नाम लेता है और मुस्कुराकर कहता है कि जब भी वो सामने आते हैं हमेशा कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर होता है। अब सीन बदलकर वापस सूहू कर आता है। गेट के अंदर आते ही उसे महसूस होता है कि उसके पेट का जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब बॉडी बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। लेकिन एक दिक्कत सामने आ गई। सिस्टम पैनल से पता चलता है कि इस डंजन के अंदर वो अपने बॉन्ड स्किल्स यूज नहीं कर पाएगा और शैडो डंजन की चाबी भी यहाँ काम नहीं करेगी, यानी उसे यहाँ फंसे रहना है जब तक क्वेस्ट पूरी ना हो जाए। सू चारों तरफ देखता है और समझता है कि ये वही जगह है जहाँ उसने अपना पहला ट्यूटोरियल किया था, लेकिन फर्क ये था कि अब यहाँ ना तो सोल्जर्स थे और ना ही कोई हथियार। वो सोचने लगता है कि बिना वेपन और बिना दुश्मन के आखिर कैसे लेवल अप करेगा। उसे ये भी नोटिस होता है कि इस बार कोई क्वेस्ट डिटेल भी नहीं दिख रही। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं सच में ये क्वेस्ट बिना हथियार के पूरी कर पाऊंगा। इसी दौरान उसे जगह कुछ अलग सी लगने लगती है। पुराने ट्यूटोरियल जैसी जरूर है, लेकिन पूरी तरह वैसी नहीं। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है और सामने एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई देता है। सूहू को याद आता है कि पिछले ट्यूटोरियल में इसी दरवाजे के अंदर उसे इग्रिस से लड़ना पड़ा था। उसे शक होता है कि शायद इस बार भी वही बॉस सामने होगा, लेकिन फिर भी उसे अंदर कुछ अजीब गड़बड़ लग रही थी। वो दरवाजे को छूता है और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाजे के सामने खड़े होकर सूहू बोलता है कि इस एडवांसमेंट क्वेस्ट को पूरा करने के बाद मैं फिर से पहले जैसा स्ट्रांग बन जाऊंगा। पहले जैसा यानी वही सूहू जिसने इस ट्यूटोरियल को पूरा करके 99 लेवल तक पहुंच बना ली थी। सो अपने सपने जैसा महसूस करते हुए उस बड़े दरवाजे को खोल देता है। अंदर कदम रखते ही उसे याद आता है कि इसी चेयर पर कभी इग्रिस बैठा था, लेकिन इस बार मामला अलग था। चेयर पर कोई और बैठा था। शुरुआत में साफ नजर नहीं आया, मगर धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होती गई और जो नज़ारा सामने आया वो देखकर सूहू के होश उड़ गए। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद सूहू का ही एक और वर्जन था। हाँ, वही सूहू जो ट्यूटोरियल पूरा करके 99 लेवल तक पहुंच चुका था, यानी उसका पास्ट सेल्फ, बेहद खतरनाक और स्ट्रांग। सू हैरान होकर सोचता है कि ये तो मैं ही हूं, लेकिन मेरा ट्यूटोरियल वाला वर्जन, क्या मुझे अपने आप से लड़ना पड़ेगा? उसके दिमाग में डर घर कर जाता है। याद आता है कि ये वही वर्जन है जिसने बैरू को एक ही बार में खत्म कर दिया था। उसकी ताकत बैरू की फुल पावर से भी ज्यादा थी। सू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी बिना कुछ बोले उसका पुराना वर्जन सामने आकर एक ही शॉट मारता है और देखते देखते करंट सूहू वहीं ढेर हो जाता है, पलक झपकते ही मौत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सू अचानक उसी जगह दोबारा जाग जाता है, जैसे किसी गेम में रिस्पॉन हुआ हो। हक्का बक्का होकर वो कहता है कि क्या मैं सच में मर गया था और मरने के बाद यहाँ दोबारा जिंदा हो गया? अब उसे समझ आता है कि इस क्वेस्ट के अंदर असली बॉस कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पास्ट सेल्फ है। सू घबरा कर सोचता है कि अगर मुझे इस एडवांसमेंट क्वेस्ट को पूरा करना है तो मुझे अपने ही स्ट्रांग वर्जन को हराना पड़ेगा, लेकिन क्या यह मुमकिन है? कुछ देर बाद वो खुद को समझाता है कि सिस्टम ने एक क्वेस्ट उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए बनाया है। दरवाजे के पीछे चाहे जो भी हो उसे हराना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार वो सीधा उस कमरे में जाने की बजाय एक और रूम की तरफ बढ़ता है। सोचता है कि पहले थोड़ा लेवल अप कर लूं, फिर अपने स्ट्रांग सेल्फ का सामना करूंगा। नए दरवाजे के अंदर झांकते ही सूहू को और बड़ा शौक लगता है। वहां उसका बचपन वाला वर्जन खड़ा था, छोटा सा बच्चा, मासूम चेहरा, लेकिन आसपास के सारे खिलौने हवा में उड़ रहे थे।
सू को अचानक एहसास होता है कि ये किड वर्जन रूलर्स अथॉरिटी का यूज कर रहा है, वो भी मैक्स लेवल पर। हाँ, बिल्कुल वही पावर जो सोलो लेवलिंग एपिलॉग में दिखाया गया था, जहां छोटे से सूहू ने इतनी छोटी उम्र में इस ताकत को अनलॉक करके पूरी तरह मास्टर कर लिया था। सू घबरा कर देखता है कि वो खुद हिल तक नहीं पा रहा। तभी छोटे सूहू का एक स्नैप होता है और करंट सूहू की गर्दन टूट जाती है। पल भर में उसकी मौत। फिर से रिस्पॉन। सू हैरान होकर चिल्ला उठता है कि एक बच्चे ने मुझे एक ही मूव में खत्म कर दिया। अब वो पूरी तरह निराश हो चुका था। कहता है कि मेरे दोनों वर्जन इतने स्ट्रांग हैं कि मैं कभी इन्हें हरा ही नहीं पाऊंगा, तो मैं ये डंजन क्लियर कैसे करूंगा। तभी उसकी नज़र पास की टॉर्च पर जाती है। वहां सिर्फ 3 टॉर्च जल रही थीं। उसे समझ आया कि 3 टॉर्च मतलब 3 मौके, और 2 तो खत्म हो चुके थे, यानी अब सिर्फ एक चांस बचा है। सू डरते डरते सोच ही रहा था कि अब अगली बार मरा तो सब खत्म। तभी अचानक आसपास की सारी टॉर्च एक एक करके जलने लगती हैं। पूरा एरिया टॉर्च से भर जाता है। सू हैरान होकर समझता है कि हर टॉर्च दरअसल एक लाइफ है, यानी उसके पास अनलिमिटेड चांसेस हैं। ये क्या हो रहा है यार, अनलिमिटेड रिट्राई। सू हैरान होकर सोचता है। उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी दिक्कत यही थी कि पावर अप करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी वक्त सामने सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल खुलता है। सिस्टम में अचानक एक एरर हो गया और इसी वजह से सूहू को बार बार अनलिमिटेड मौके मिल रहे थे। ये देखकर वो सोचने लगा, पता नहीं ये एरर कब तक काम करेगा, लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। चाहे जितनी बार मरूं, मुझे यहां पावर अप करने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। वो चारों तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि यहां बहुत सारे अलग अलग पैसेज हैं, मतलब बहुत सारे गेट। मन ही मन बोलता है कि 2 गेट्स में तो मेरे अलग अलग वर्जन निकल आए, लेकिन बाकी गेट्स में शायद ऐसा ना हो। चलो चेक करता हूं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक उसे एक प्रेजेंस महसूस होती है। सामने एक टॉय उड़ता हुआ नजर आता है और फिर सामने खड़ा हो जाता है वही उसका किड सेल्फ। सू हैरान कि ये यहां बाहर कैसे आ गया। ये तो उस दरवाजे के अंदर था, क्या सच में बाहर निकल आया। घबरा कर वो भागने लगता है, लेकिन तभी छोटा सू अपने रूलर्स अथॉरिटी का यूज करता है। वो खिलौनों को इतनी तेजी से मूव करता है कि एक टॉय आकर सीधे उसका पैर काट देता है। सू हैरान, क्या रूलर्स अथॉरिटी इतनी स्पीड भी पैदा कर सकती है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, अचानक पीछे से उसका 99 लेवल वाला सेल्फ भी प्रकट हो जाता है और एक झटके में उसे खत्म कर देता है। सू फिर से रिस्पॉन होता है। अब उसका दिमाग गुस्से और डर से भर चुका है। वो चिल्ला उठता है कि ये क्या चल रहा है। मेरे दोनों वर्जन अगर यहाँ फ्री घूम रहे हैं तो मैं कैसे बचूंगा, कैसे लेवल अप करूंगा। क्या मेरे डैड ने भी इतना मुश्किल एडवांसमेंट क्वेस्ट झेला होगा। लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता। खुद से कहता है, मेरे पास अनलिमिटेड चांसेस हैं, तो कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर मिलेगा। धीरे धीरे उसे सिस्टम का बेसिक रूल समझ में आता है। किसी भी गेट के अंदर जो विंग होगा, उसे हराना ही असली क्लियर है। यानी अगर वो अपने स्ट्रॉन्ग वर्जन से बचकर किसी ऐसे कमरे में पहुंच जाए जहां कोई कमजोर दुश्मन हो, तो उसे हराकर ये डंजन क्लियर किया जा सकता है। यही सोचकर वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार या तो किड सेल्फ या 99 लेवल वाला सेल्फ उसे बेरहमी से मार डालता है। अनगिनत बार मरता है, अनगिनत बार रिस्पॉन होता है, और इतनी मौतों के बाद उसके मन में शक आने लगता है। क्या होगा अगर और कोई नया रूम ही मौजूद ना हो। क्या ये सिस्टम का एरर सब गड़बड़ कर गया। निराश होकर वो वहीं बैठ जाता है। कहता है, मेरे पास अनलिमिटेड लाइफ्स हैं, लेकिन अगर मैं दुश्मन को हरा ही नहीं सकता तो फिर लेवल अप कैसे होगा। ये डंजन तो ऐसा है जहां ग्रोथ का कोई रास्ता ही नहीं है। लगभग हार मान चुका था, लेकिन तभी उसे अपनी पुरानी बात याद आती है। वो दिन जब उसने कहा था कि एक दिन वो सारे मोनार्क्स, सारे बींग्स, यहां तक कि अपने बाप को भी पार कर जाएगा। यही याद करके वो फिर से खड़ा हो जाता है। कहता है, नहीं, मैं यहां गिव अप नहीं कर सकता। अब वो एक नया आइडिया निकालता है। सोचता है, हर गेट को मैं चेक करूंगा और अपने खून से वहां मार्क कर दूंगा, ताकि मुझे पता रहे किस गेट में क्या है। इस तरह धीरे धीरे असली रास्ता जरूर मिलेगा। सीन यहां कट होता है और कहानी बाहर की दुनिया में शिफ्ट होती है। हंटर एसोसिएशन ने पूरे कोरिया में एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, अब से स्टार्टर्स पूरी तरह बैन। वजह ये थी कि स्टार्टर्स खाने से हंटर्स के अंदर अजीब चेंजेस हो रहे थे। इसी के साथ ऑफिशियली ये भी बताया गया था कि ली मिंगसन मर चुका है। उसके क्राइम्स सामने आने के बाद किसी ने उसे खत्म कर दिया, लेकिन ये काम किसने किया, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। ग्रीन रिलीवर गिल्ड पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका था। हंटर एसोसिएशन में सीन शिफ्ट होता है, जहां ताई खुद को ब्लेम कर रहा था। तब जिंजॉल उसे समझाता है, खुद पर इतना हार्ड मत हो, ये सब नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है। उसी जगह चॉय संग भी मौजूद था। वो कहता है, जब मैंने ली मिंगसन को देखा था तो मुझे साफ लगा कि उसके अंदर पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा। उसके पास ऐसी एबिलिटी थी जो उसके पास कभी थी ही नहीं। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ये सुनकर चौजिंग सोच में पड़ जाता है, क्या ये सब स्टार्टर्स का साइड इफेक्ट हो सकता है। ताइगो अभी भी कंफ्यूज था। उसने धीरे से कहा, मुझे सच में नहीं पता, और फिर सूहो के बारे में बात करने लगा।
बोला, जब मैं वहां गया था मैंने खूब देखा कि ब्लैक मास्क पहने हुए कोई बंदा ली मिंगसन से फाइट कर रहा था। यह सुनकर चोज को शक हुआ, तो क्या वही आदमी ली मिंगसन का कातिल हो सकता है? अचानक चोज को कुछ याद आता है। कहता है, यहां पर एक हंटर है जो अचानक गुमशुदा हो गया, और वो हंटर है सूहो। फिर वो सूहो का फोटो निकालकर सबको दिखाता है। ये इसी पार्टी का हिस्सा था, लेकिन अचानक गायब हो गया। इसका रैंक भी डी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बंदा फ्रॉड रैंकर है। अब यहां एंट्री होती है एपोस्टल की। वो शांत आवाज में कहता है, क्या मैं भी वो फोटो देख सकता हूं? बाकी लोग कहते हैं, हाँ, तुम इस मिशन में हमारे साथ हो तो बिल्कुल। जैसे ही एपोस्टल फोटो देखता है, उसकी मुस्कान फैल जाती है। वो अंदर ही अंदर बोलता है, तो यही है वो ब्लैक मास्क वाला। और हां, अब उसे साफ पता चल चुका था कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सूहो ही है। इधर मनी मैन भी शक जताने लगता है। कहता है, ये जो ब्लैक मास्क मैन है शायद वो ही सूहो है, क्योंकि वो फिर से मिसिंग हो गया है। और वो सोचने लगता है कि हंटर संगजिन और सूहो के बीच आखिर चल क्या रहा है। आई होप सूहो सेफ हो। सीन कट होता है और अब शैडो रियल्म का माहौल दिखाया जाता है। एसिल, बैरू और एमेड वहां मौजूद हैं। बैरू तो पूरी तरह बेचैन हो चुका है, क्योंकि सूहो को गए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। वो गुस्से और टेंशन से पागल हो रहा है। दूसरी तरफ एमेड बिल्कुल कूल था। बोला, टेंशन कैसी, वो गया है तो वापस भी आ जाएगा। ये सुनकर बैरू और ज्यादा भड़क जाता है। चिल्लाकर कहता है, तेरे अंदर दिल नहीं है क्या? 2 हफ्ते हो गए हमारा यंग मोनार्क वापस नहीं आया और तू यहां आराम से चिल कर रहा है? क्या तू सच में हमारा हिस्सा है? एमेड शांत रहकर जवाब देता है, तुम लोग सच में यंग मोनार्क को जानते भी हो? मुझे तो नहीं लगता। तुम लोग अब तक उसे सिर्फ एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो, लेकिन वो बच्चा नहीं है, वो शैडो मोनार्क है। फिर एमेड सूहो की ट्रेनिंग याद करता है। कहता है, मैंने खुद देखा है उसे। उसके हाथ, उसकी पसलियां बार बार टूटती रहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेरे पूरे वजन के साथ पुशअप्स किए। उसकी बॉडी टूटती रही, लेकिन वो हर बार खुद को जोड़ता रहा, और इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। नो मैटर वॉट, वो जिंदा बाहर आएगा। सीन कट होकर वापस सूहो पर जाता है। वो बार बार अपने किड सेल्फ और 99 लेवल वाले सेल्फ से हारता हुआ जा रहा है। हर कोशिश के बाद मरता है, लेकिन फिर से रिस्पॉन होता है। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगता है। वो नोटिस करता है कि उसका किड वर्जन कभी फिजिकल फाइट नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है, और वो भी मैक्स लेवल पर। दूसरी तरफ उसका एडल्ट वर्जन जो 99 लेवल का है, वो फिजिकल कांटेक्ट करता है, और उसकी क्लास है सोल स्ट्राइकर, मतलब वो सीधे उसकी आत्मा पर अटैक करता है। सूहो ये भी देखता है कि हर बार वो मरने के बाद थोड़ा थोड़ा तेज और स्ट्रांग बन रहा है, यानी उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस अपग्रेड हो रहे हैं। कई सारे दरवाजों को चेक करने के बाद अब बस एक आखिरी दरवाजा बाकी बचता है। वो तैयार हो जाता है उस दरवाजे में जाने के लिए, लेकिन तभी रास्ते में उसका किड वर्जन सामने आकर खड़ा हो जाता है। सूहो तुरंत समझ जाता है, ये मुझे अंदर नहीं जाने देगा, मतलब इस दरवाजे में जरूर कुछ बड़ा राज छुपा है। वो बिना वक्त गवाए भागता है और सामने से किड सूहो रूलर अथॉरिटी को मैक्स पावर पर यूज करता है, और पहली बार सूहो भी अपनी रूलर अथॉरिटी एक्टिवेट करता है। उसकी पूरी ताकत झोंक देता है उस हमले को टैंक करने के लिए। आखिरकार पहली बार सूहो वहां से बचकर निकल जाता है और सामने जाकर देखता है कि सचमुच वहां एक गेट मौजूद है। ये गेट दरअसल एक बॉस रूम की तरफ जाता है। उसे देखकर सूहो खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, इन दोनों को छोड़कर भी यहां कोई और है जिसे मैं हरा सकता हूं। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है। ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि ट्यूटोरियल शो का है, सोल स्ट्राइकर शो, जो 99 लेवल का है। सूहो तुरंत समझ जाता है कि ये उसे रोकने आया है। वो दौड़ना शुरू कर देता है और पीछे पीछे सोल स्ट्राइकर शो भी उसका पीछा करता है। जैसे ही सूहो दरवाजा खोलकर अंदर जाने वाला होता है, शो भी पीछे पहुंच जाता है, मगर किसी तरह सूहो अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और दरवाजा लॉक कर लेता है। सो चैन की सांस लेकर कहता है कि शायद वो यहां अंदर नहीं आ सकता। इतनी लंबी लड़ाई के बाद सूहो सोचता है कि जरूरी ये नहीं है कि मैं तुमसे बच गया, बल्कि असली सवाल यह है कि इस कमरे में है कौन। तभी उसे एहसास होता है कि यहां उसका कोई और रूप मौजूद है। कहीं ये उसका वो शुरुआती वर्जन तो नहीं जो ट्यूटोरियल में आया था, या फिर उसका स्टूडेंट वाला वर्जन जो इतना ताकतवर नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे हलचल महसूस होती है और देखता है कि उसका एक और स्वरूप वहां खड़ा है, वो वर्जन जिसके पास ड्यूअल स्वॉर्ड्स हैं। सूहो पहले थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करता है, लेकिन फिर नोटिस करता है कि इस वर्जन के पास रकान का फैंग है, उसके हाथ में वल्कन का हॉर्न भी है। इसका मतलब ये पास्ट वाला वर्जन नहीं बल्कि उसका प्रेजेंट सेल्फ है। सूहो तुरंत उसकी स्टार्ट्स चेक करता है और खुश हो जाता है, क्योंकि लेवल सिर्फ 32 है जबकि उसका अपना लेवल 40। वो सोचता है कि इसे तो मैं आसानी से हरा दूंगा। उत्साहित होकर वो हमला करता है, लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है। सामने वाला सूहो न सिर्फ उसकी सारी स्किल्स जानता है
बल्कि उसके पास वो स्किल्स भी हैं जो असली सूहू के पास मौजूद ही नहीं है। अचानक वो स्टॉर्म स्लैश यूज करता है और सूहू का सूट चकनाचूर हो जाता है। शुक्र है कि सूहू बैकअप वेपन लेकर आया था। हर अटैक के साथ सूहू को अलग अलग यादें महसूस होने लगती हैं। पहले ब्रॉकी की याद आती है जब उसने ब्रॉकी को हराया था। सूहू हैरान होता है कि ये तो मेरी यादें हैं, लेकिन इन्हें कौन छेड़ रहा है? क्या ये कोई मेंटल अटैक है? फिर एक और अटैक के बाद उसे एक और मेमोरी देखती है, लेकिन इस बार ये उसकी अपनी याद नहीं थी। उसमें एक लड़की थी और साथ ही वो खुद भी। इतने में सामने वाला सूहू मुस्कुराता है और बोलता है अराइज, और देखते ही देखते ढेरों शैडो सोल्जर्स सामने आ जाते हैं। उनका रैंक देखकर सूहू दंग रह जाता है। ये नाइट रैंक के सोल्जर्स थे। सूहू हैरान परेशान होकर सोचता है कि उसके पास न कभी ऐसा सोल्जर था, न ऐसी पावर, फिर ये सब कैसे हो रहा है? और ऊपर से सामने वाला सूहू तो बस लेवल 32 का है, लेकिन उसके पास इतनी ओवरपावर्ड क्षमताएं कैसे हैं? लड़ाई तेज होती जाती है। सूहू बार बार चोट खाता है और हर बार उसके दिमाग में नई नई मेमोरीज आती हैं, कुछ उसकी, कुछ ऐसी जो उसने कभी जी ही नहीं। तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई और सूहू है जो एक अलग दुनिया और टाइमलाइन से आया है। उस दुनिया का अपना शो, अपने साथी, अपने टास्क और अपने ट्रायल्स थे, और वहां का सिस्टम उसे और भी ताकतवर बना चुका था। अब सूहू समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सिस्टम का बग है या फिर कोई बड़ी सच्चाई, लेकिन इतना साफ था कि ये ट्रायल आसान नहीं होने वाला। जब नाइट रैंक सोल्जर्स उस पर बरसने लगे तो वो टूटने लगा। फिर भी खुद से कहता है कि चाहे मैं सैकड़ों बार मरूं, चाहे हर बार दुश्मन मुझे मेरी लिमिट तक धकेल दे, लेकिन बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो बस लड़ते हुए आगे बढ़ना है। सू और नाइट सोल्जर की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी कि तभी पीछे से वही शो अचानक आ जाता है। सूहू तुरंत घूमता है और अब उसे दोनों से एक साथ लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ नाइट सोल्जर, दूसरी तरफ शो, और सू बीच में 1 वर्सेस 2 कर रहा था। दोनों के अटैक रोकते हुए, पलटवार करते हुए वो जैसे तैसे टिक रहा था। इसी बीच लड़ते लड़ते सूहू बोलता है कि असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिस्टम में कोई एरर है, असली प्रॉब्लम यह है कि इतने समय से मैं ही इस सिस्टम को गलत तरीके से यूज करता आया हूं। ये सिस्टम मुझे कंट्रोल करने के लिए नहीं बना था, और ना ही मुझे इसे कंट्रोल करना चाहिए था। असली रास्ता तो ये है कि मैं अपनी मर्जी से आगे बढ़ूं, अपने फैसले खुद लूं। अब से मेरा फ्यूचर मेरे डिसीजन पर डिपेंड करेगा, ना कि सिस्टम पर। इतना कहते ही सूहू एक जबरदस्त पंच मारता है। उस पंच से उसका अलग दुनिया वाला रूप पूरी तरह से टूट जाता है। तुरंत नोटिफिकेशन पैनल सामने आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि एडवांसमेंट क्वेस्ट फिनिश्ड। सिस्टम दरअसल सूहू की परीक्षा ले रहा था। ये देखना चाहता था कि अगर उसे ऐसी जगह डाल दिया जाए जहां कोई पावर नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई लेवल अप का चांस नहीं, तो भी क्या वो लड़ पाएगा या नहीं। और सूहू ने प्रूव कर दिया कि चाहे कुछ भी हो, वो कभी हार नहीं मानेगा। लड़ाई खत्म होने के बाद सिस्टम सूहू के सामने 3 नए क्लास रखता है। पहला था शैडो डिसेंडेंट। इसे चुनने पर वो शैडो मोनार्क का डिसेंडेंट बन जाएगा और सिस्टम उसे गाइड करेगा। दूसरा था सोल स्ट्राइकर, बिल्कुल वही 99 लेवल वाला सोल स्ट्राइकर जैसा, लेकिन इसे चुनने पर उसकी शैडो पावर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तीसरा एक अननेम्ड क्लास था। क्लास का नाम छुपा हुआ था और सिस्टम इसे रेकमेंडेड बता रहा था, लेकिन अगर ये चुना तो शैडो स्किल्स फिर कभी वापस नहीं मिलेंगी। तीनों ऑप्शंस देखकर सूहू सोच में पड़ जाता है। अगर पहला चुनता हूं तो मतलब कुछ भी नहीं बदलेगा, अगर दूसरा चुनता हूं तो मतलब मैं अपने पास्ट को चुन रहा हूं, और अगर तीसरा चुनता हूं तो मतलब सब कुछ खोकर सिर्फ नया अनुभव मिलेगा। इतना सोचने के बाद वो गुस्से में फट पड़ता है, चिल्लाता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने इतना सब झेला, इतनी बार मरा, इतनी लड़ाइयां लड़ी, सिर्फ इसलिए कि आखिर में मुझे एक क्लास चुननी पड़े? नेवर। सूहू गुस्से में कहता है कि मैं सब क्लास अपने अंदर लूंगा, और वो तीनों क्लास को एक साथ पकड़कर अपने भीतर समा लेता है। तभी पूरा पैनल चमकने लगता है और नोटिफिकेशन आता है कि एडवांसमेंट क्वेस्ट कंप्लीट। लेकिन क्लास का नाम अभी भी रिवील नहीं होता, स्क्रीन वहीं कट ऑफ हो जाती है। इसके बाद कहानी फिर से रियल वर्ल्ड में लौटती है। 3 हफ्ते बीत चुके हैं और एसएल, बेरू और एमिट लगातार सूहू का इंतजार कर रहे हैं। सब चिंता में है कि सूहू कहाँ गया। तभी अचानक सूहू वहां वापस आ जाता है और सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। उधर हंटर एसोसिएशन में भी हालात ठीक नहीं है। ओस्चुल और जिनो आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनो बार बार सू के लिए फिक्रमंद है और जानना चाहता है कि सर्च कहाँ तक पहुंची है। ओस्चुल बताता है कि चेयरमैन होते हुए भी उसके पास इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। इसी बीच पता चलता है कि लोग अब शक करने लगे हैं कि शायद सूहू ने ही लिम सियांग को मारा है। ये सुनकर जिनो भड़क जाता है और कहता है कि सू ऐसा कभी नहीं कर सकता। ओस्चुल भी मानता है कि सू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन शायद उसका उत्तरिम से कोई रिश्ता है, और ये जानकारी उसे जिनू से मिलती है क्योंकि जिनू को खुद सूहू ने बताया था। ओस्चुल यह सुनकर थोड़ा शक में पड़ जाता है कि कहीं सच में सू और उत्तरिम का कोई कनेक्शन तो नहीं। दूसरी तरफ जिनू मन ही मन ठान लेता है कि पिछले वर्ल्ड में वह सांग जिनू की मदद नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार वह सूहू को अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक ओस्चुल के फोन में इमरजेंसी अलर्ट आता है। एक नया डंजन ब्रेक हो चुका है। ओस्चुल हैरान हो जाता है कि सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर एक और डंजन ब्रेक।
शहर के बीचों बीच मॉन्स्टर निकल आए हैं और वे लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं। हंटर्स जुट रहे हैं, लेकिन मॉन्स्टर इतने स्ट्रांग है कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के बीचों बीच अचानक डंजन ब्रेक हो जाता है। लोग हैरान थे कि सिटी सेंटर में ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन असली सच्चाई ये थी कि इस पूरे सिनेरियो के पीछे अपोस्टल का हाथ था। वो एक कोने में बैठा सब देख रहा था और बोर होकर कह रहा था कि ये सीन बड़ा ही नीरस लग रहा है। असल में वही मॉन्स्टर्स को छोड़ रहा था ताकि जब तबाही चरम पर पहुंचे तो वो बीच में उतरकर सबको बचाए और हीरो कहलाए, क्योंकि वो जानता था दुनिया सिर्फ उसी को याद रखती है जो आखिर में जीतता है। शुरुआत में लड़ने वालों को कोई याद भी नहीं करता। भीड़ घबराकर इधर उधर भाग रही थी। तभी वहां बी रैंक का मेंटर चायोंग एंट्री मारता है। सबके चेहरे पर राहत आती है, क्योंकि मॉन्स्टर तो बस डी रैंक का लगता था। बी रैंक हंटर के लिए तो यह आसान होना चाहिए था, लेकिन अपोस्टल को लगा कि उसका क्रेडिट कोई और ले लेगा। उसने तुरंत अपनी पावर से मॉन्स्टर का लेवल बढ़ा दिया और देखते ही देखते वो डी रैंक मॉन्स्टर एक दानव बन गया। उसने चायोंग को बेरहमी से कुचल डाला। चारों तरफ खामोशी छा गई। भीड़ में एक और हंटर खड़ा था, डर से कांप रहा था। वो सोच रहा था कि उसने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल वो सिर्फ कुछ पैसे कमाने आया था ताकि अपने पैरों का इलाज करा सके, लेकिन अब वही मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था और बस एक बार दूर था कि अचानक कोई और बीच में आ जाता है। वो था सूहू। एक ही बार में उसने उस दैत्य को खत्म कर दिया। उस हंटर में सूहू को पहचान लिया, क्योंकि वो पहले एक ही डंजन में साथ रह चुके थे, लेकिन तब उसने सू को बस एक डी रैंक हंटर समझा था। अब उसके सामने वही आदमी अकेले एक भयंकर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सू का ऑरा पूरी तरह से अलग था, जैसे किसी और ही लेवल पर पहुंच चुका हो। उसने अपने शैडो सोल्जर्स की मदद से बाकी हंटर्स को इक्विपमेंट देना शुरू कर दिया। किसी को तलवार, किसी को शील्ड। सबको बचाने के लिए अपनी शैडो पावर का यूज कर रहा था। ये देखकर बाकी हंटर्स दंग रह गए। बेरू तक कह उठा कि हमारे लॉर्ड सांग जिन्हू ने भी कभी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आप कर रहे हैं। यही है इर्रेगुलर वाइट शैडो की ताकत। अब सू का लेवल 42 हो चुका था और उसका नया क्लास सामने आया, इर्रेगुलर वाइट शैडो। दूर खड़ा अपोस्टल ये सब देखकर मुस्कुराया और बोला, तो तू आखिरकार सामने आ ही गया। तेरी ये नई ताकत काफी इंटरेस्टिंग है, पहले से बिल्कुल अलग। इधर कहानी कट ऑफ होती है और दूसरी तरफ हम लोग असुरा गिल्ड की झलक देखते हैं। ये गिल्ड इंडिया की है। वहीं पर एक खूनी मंजर सामने आता है। असुरा गिल्ड के कई मेंबर्स को मार गिराया गया था। जमीन पर ल्यूजिंग पड़ा हुआ था, बुरी तरह जख्मी। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा, आई एम सॉरी संग सूहू, मैंने अपना कर्ज इस तरह चुकाया। असल में यहां पर आया था थॉमस आंद्रे, अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर। उसे पता चल चुका था कि उसके लोगों को मारने के पीछे सूहू का हाथ है। उसने ल्यूजिंग को मारकर साफ कह दिया कि वो इसे नहीं छोड़ेगा और अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, तैयार हो जाओ, हम कोरिया जा रहे हैं। जिसने मेरे लोगों को छुआ उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्क्रीन ब्लैक होती है और अचानक आसमान में एक नया गेट खुलता है। धुंध और बर्फ से भरी एक रहस्यमयी जगह नजर आती है। वहीं पर पहली बार हमें चाइन दिखाई देती है। उसके साथ एक अजीब शैडो सोल्जर खड़ा है। दोनों के बीच कोई बातचीत चल रही है, लेकिन वो दर्शकों को सुनाई नहीं देती। और इसी रहस्यमयी माहौल के साथ पूरा सिनेरियो यहीं कट ऑफ हो जाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।